हेड इंजरीज़। हेड इंजरीज़ को अगर क्लासीफाई करें तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप्स आती हैं, स्कैल्प की, स्कल की और ब्रेन की। स्कैल्प का मतलब है ये जिसके ऊपर हमारे बाल उगे हुए होते हैं, सर में जो स्किन की लेयर है, स्कैल्प की इंजरी। स्कल की इंजरी, स्कल के अंदर जो फेशियल बोन्स भी आ जाती हैं और वॉल्ट या जो क्रेनियम है, ये दोनों आ जाती हैं। और उसके बाद फाइनली अगर इंजरी इतनी ज़्यादा पेनिट्रेट कर जाए कि वो ब्रेन तक चल जाएगी तो हम इसे कहेंगे दीज आर ब्रेन इंजरीज़। अब अगर सबसे पहले स्कैल्प इंजरीज़ की बात करें तो स्कैल्प जो होती है, जो स्किन की लेयर होती है, उसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच होती है। सो इस पर जब भी इंजरी होगी हम कहेंगे लैसरेशन होगी, यानी सर जो है वो पाट गया है, फट गया है। और इसमें से सवियर ब्लीडिंग होती है। क्यों? क्योंकि इसकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच है। तो हमें इस ब्लीडिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। सो स्कैल्प इंजरी में सबसे पहला काम ब्लीडिंग कंट्रोल। इसके अलावा जो लैसरेशन है उसका क्या करना है, वो जो वूंड खुला हुआ है, सबसे पहले डिब्राइटमेंट करनी है वूंड की और फिर बाद में उसको सूचर कर देना है, यानी कि स्टिच कर देना है। सो अगर रिवाइज करें स्कैल्प इंजरी में क्या क्या करना है, सबसे पहले ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है, डिब्राइटमेंट करनी है और वूंड को सूचर कर देना है। इसके बाद आती है स्कल इंजरी। स्कल इंजरी क्यों होती है? दैट्स बिकॉज ऑफ क्रशिंग और सवियर फोर्सेस। जब बहुत ज़्यादा फोर्स की कोई इंजरी होती है तो इस केस में स्कल जो है वो फ्रैक्चर हो सकती है। अब अगर स्कल फ्रैक्चर्स की बात करें तो ये जो फ्रैक्चर्स हैं लीनियर भी हो सकते हैं, डिप्रेस्ड भी हो सकते हैं। और अगर डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स की फर्दर 2 टाइप्स देखें तो ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा डीपली डिप्रेस्ड है या फिर नॉट डीपली डिप्रेस्ड है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर डीपली डिप्रेस्ड है या नहीं? वेल हम ये देखेंगे कि जो स्कल है उसकी बोन की थिकनेस कितनी है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 मिलीमीटर। अब जो फ्रैक्चर हुआ है अगर तो वो इस 2 या 3 मिलीमीटर, यानी इन अदर वर्ड्स स्कल की जो थिकनेस है उससे ज़्यादा अंदर की तरफ चला गया है, ठीक है, अंदर सर के अंदर खुब गया है, तो इसका मतलब कि ये डीपली डिप्रेस्ड फ्रैक्चर है। और अगर इतनी थिकनेस का नहीं है, यानी जो स्कल बोन की थिकनेस है उस थिकनेस से ऊपर ऊपर ही है, डिप्रेस्ड है लेकिन इतनी ज़्यादा डीपली पेनिट्रेट नहीं कर गया, तो फिर हम इसे कहेंगे दिस इज़ नॉट डीपली डिप्रेस्ड फ्रैक्चर। तो अब अगर इस डिप्रेस फ्रैक्चर की बात करें तो ये क्या करेगा, हमें पता है कि जो स्कल का फ्रैक्चर है अंदर की तरफ घुस जाएगा। अब स्कल के अंदर क्या पड़ा है? वेल ब्रेन पड़ा है, ब्रेन के बाद पाया मैटर है, उसके बाहर क्या है? अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे बाहर क्या है? ड्यूरा मैटर। तो हम कह सकते हैं कि टेक्निकली ये सबसे बाहर वाली लेयर यानी ड्यूरा मैटर के साथ जाकर इंटरेक्ट करेगा, उसको इंजर करेगा, जिसकी वजह से एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा भी बन सकता है और सब ड्यूरल हीमाटोमा भी बन सकता है। अगर तो एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा होगा तो ये सीटी के ऊपर वाइट कलर का ब्लड नज़र आएगा और इसकी जो शेप होगी वो लेंस लाइक होगी। और अगर सब ड्यूरल हेमाटोमा है तो इसकी जो शेप होगी वो बनाना लाइक होगी, ऐसे जैसे केला है या सिक्कल है, या फिर जैसे कि मून शेप लाइक, वो जो महीने के शुरू में मून होता है हाफ लाइक, बिल्कुल हाफ से भी थोड़ा बनाना लाइक शेप, वो होगी सब ड्यूरल हेमाटोमा में। इसके अलावा जब बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर होगा तो इस केस में CSF जो है लीक कर जाएगा और यहाँ पर फिस्टूला बन जाएगा। और अगर ये CSF नाक से रिलीज़ हो गया तो हम इसे कहेंगे CSF राइनोरिया। इसी तरह CSF अगर कान से रिलीज़ हो गया तो कहेंगे CSF ओटोरिया। इसके अलावा अगर स्कल को और देखें, स्कल के अंदर कौन कौन सी नर्व्स होती हैं? वेल ऑल्फैक्टरी नर्व हो सकती है, वो इंजर हो सकती है, फेशियल नर्व इंजर हो सकती है, और जितनी वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व्स हैं ये इंजर हो सकती हैं। सो ऑल्फैक्टरी, फेशियल और वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व। नेक्स्ट बात करें फिजिकल साइंस ऑफ फ्रैक्चर, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्रैक्चर हो गया? वेल सबसे पहले अगर स्कल की बात करें या हेड की बात करें तो हमारे पास 3 फोसे आते हैं, एंटीरियर फोसा, मिडल फोसा और पोस्टीरियर फोसा। इसी तरह अगर क्रेनियम की बात करें तो उसमें भी एंटीरियर क्रेनियल फोसा होता है, मिडल क्रेनियल फोसा होता है और पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा होता है। अब कॉमन सी बात है, जो एंटीरियर आगे वाली साइड है, आगे वाली साइड के ऊपर नाक लगी हुई है, ठीक है, और पहली 6 नर्व्स हैं या आइज़ लगी हुई हैं, इधर ही इंजरी होगी। अब जो मिडल साइड है वहाँ पे क्या है? कान लगे हुए हैं, ठीक है, या फिर नर्व्स हैं, कौन सी? 7 और 8। और इस तरह जो पोस्टीरियर साइड है वो वहाँ पर ऑक्सीपिटल रीजन है, 9 से 11 जो है वो नर्व्स हैं, और कान के पीछे जो मैस्टॉइड है ये एरिया पोस्टीरियर फोसा में आता है। सो अगर सबसे पहले एंटीरियर फोसा की बात करें जिसमें नाक लगी हुई है, आंखें लगी हुई हैं, सो इसमें क्या क्या हो सकता है? नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, नेजल ब्लीड, नाक से CSF आ सकता है जिसे कहेंगे CSF राइनोरिया। इसके अलावा जो एंटीरियर फोसा है उसके अंदर कौन कौन सी क्रेनियल नर्व्स है? पहली 6, इनको इंजरी हो सकती है। और क्या? आइज़ लगी हुई हैं। सो आइज़ के अंदर क्या होगा? पांडा आइज़ या बियर आइज़ या रकून आइज़ ये बन सकती हैं। अब ये क्यों होता है? जब भी हमारे पास बेजल फ्रैक्चर होगा एंटीरियर स्कल का तो उसमें से जो ब्लड है वो सीप करता करता, लीक करता करता पेरी ऑर्बिटल टिश्यूज़ में आ जाएगा और करेक्टरिस्टिक रकून आइज़ या पांडा आइज़ हमारे पास बनेगी। मिडल फोसा की बात करें तो इसमें क्या है? कान लगे हुए हैं और 7 से 8 नर्व है। सो कान में से क्या हो सकता है? ब्लीड हो सकती है, या कान में से CSF आ सकते हैं जिसे CSF ओटोरिया कहेंगे। इसके अलावा 7 और 8 नर्व जो हैं वो इंजर हो सकती हैं, और कान पे क्या होता है? पीटर्स पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन, वो फ्रैक्चर हो सकता है।
इसके अलावा अगर पोस्टीरियर फोसा की बात करें तो पोस्टीरियर फोसा में क्या है, सबऑक्सीपिटल रीजन है, वहाँ पर ब्रूज आ सकता है, वहाँ पर इंजरी हो सकती है। इसके अलावा क्रेनियल नर्व्स जो है 9-11 वहाँ पे होती है, 9, 10 और 11। और इसके अलावा कान के पीछे जो होता है मैस्टॉइड होता है। सो अगर मैस्टॉइड के ऊपर ब्रूज आ जाए, जैसे हम कहते हैं दिस इज़ बैटल साइन, सो पोस्टीरियर फोसा में बैटल साइन मिलेगा। अब अगर मैनेजमेंट की बात करें स्कल इंजरीज को किस तरह मैनेज करना है, वेल इसमें ATLS है, ABCDE, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये सारी चीज़ें जो देखनी है। इसके अलावा कभी भी हीरो नहीं बनना, NG डालने की कोशिश नहीं करनी। NG कभी भी 2 केसेस में नहीं डालनी। पहली बात, जब भी बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर होगा NG नहीं डालनी। दूसरी बात, जब भी CSF लीक होगा NG नहीं डालनी। सो इस केस में अज्यूम कर लेते हैं कि बेस ऑफ स्कल का फ्रैक्चर हुआ है, तो इसमें जब NG नहीं डालेंगे तो फिर क्या डालेंगे, इसकी जगह ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे। उसके अलावा हमने बात की स्कल इंजरी में फ्रैक्चर्स होते हैं, फ्रैक्चर्स लीनियर भी होते हैं, डिप्रेस्ड भी होते हैं। डिप्रेस्ड डीपली भी हो सकते हैं और सुपरफिशली भी हो सकते हैं। सो अगर सबसे पहले लीनियर फ्रैक्चर्स की बात करें तो इनको कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। डिप्रेस फ्रैक्चर्स की बात करें तो इसमें 2 आते हैं, डीपली और नॉट डीपली। अगर तो डिप्रेस फ्रैक्चर है और वो कोई इतना ज़्यादा डीप नहीं है, डीप की क्या डेफिनेशन है कि जो स्कल की बोन की थिकनेस है उस जितनी पेनिट्रेशन या उससे ज़्यादा पेनिट्रेशन अंदर की तरफ हो, दिस इज़ डिप्रेस्ड। और अगर इतनी थिकनेस की अंदर पेनिट्रेशन नहीं हो रही या इससे ज़्यादा नहीं हो रही तो हम कहेंगे दिस इज़ नॉट डीपली डिप्रेस्ड। सो जो नॉट डीपली डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स हैं उन्हें हम क्या करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे और कंजर्वेटिवली मैनेज करेंगे। हाँ, जो डीपली डिप्रेस फ्रैक्चर्स हैं उनमें क्या करेंगे, उन फ्रैक्चर्स को हम एलिवेट करेंगे, वापस उठाकर ऊपर लाएंगे और फिर अच्छी तरह अपनी साथ तसल्ली करेंगे कि वहाँ पर कोई हीमाटोमा तो नहीं है, पेशेंट को कोई फिट्स तो नहीं आ रहे, या फिर साथ देखेंगे कोई और ओपन फ्रैक्चर तो नहीं है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो इनको भी साथ मैनेज करेंगे। ओके, सो अभी तक पढ़ लिया स्कैल्प इंजरीज, स्कल इंजरीज, और अब बारी है ब्रेन इंजरीज की। ब्रेन इंजरीज को हम डिवाइड करते हैं प्राइमरी में और सेकेंडरी में। प्राइमरी के अंदर कोप, काउंटर कोप आ जाएगा और सेकेंडरी के अंदर कोई और इंजरी आ सकती है जो कि इनिशियल इंजरी की वजह से हो। फॉर एग्जांपल हाइपोक्सिया, हाइपरकैप्निया, हाइपोटेंशन, इंट्राक्रेनियल हैमरेज, मेनिंजाइटिस, एपिलेप्सी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सेकेंडरी ब्रेन इंजरी में आती हैं। तो अगर सबसे पहले प्राइमरी ब्रेन इंजरी की बात करें तो ये होता क्या है, दैट्स बिकॉज ऑफ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा। डायरेक्ट ट्रॉमा हुआ है और उसकी वजह क्या हुआ है, जहाँ पर ट्रॉमा हुआ है ना, जहाँ पर सट लगी है, वहाँ पर जो इंजरी बनती है एट द साइट ऑफ इम्पैक्ट, उसे कहते हैं कोप इंजरी। अब होता क्या है कि ब्रेन के अंदर काफ़ी फ्लूइड होता है, ठीक है, अच्छा खासा मोबाइल ऑर्गन है, तो जब इसको अच्छी खासी बार से सट लगती है तो होता क्या है, इनर्शिया की वजह से ब्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है और जाकर ऑपोजिट साइड के ऊपर अच्छा खासा इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे टकराता है और इंजरी होती है। सो जो स्कल की इनसाइड की जो ऑपोजिट साइड है वहाँ पर अगर टकराएगा, जिसे हम कहेंगे ऑपोजिट टू द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट, वहाँ से जो इंजरी होगी उसे कहेंगे काउंटर कोप इंजरी। सो प्राइमरी ब्रेन इंजरी में हुआ क्या कि डायरेक्ट जहाँ पर ट्रॉमा हुआ वहाँ पर कोप इंजरी, इनर्शिया की वजह से ब्रेन ऑपोजिट साइड पे मूव किया और वहाँ पर जो भी इंजरी हुई दैट इज़ काउंटर कोप इंजरी। ये थी प्राइमरी ब्रेन इंजरी। अब अगर इसकी टाइप्स देखें तो इसमें क्या क्या आ सकती हैं, वेल डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी आ सकती है, सेरिब्रल कंकशन आ सकती है, इसके अलावा सेरिब्रल कंट्यूजन एंड लैसरेशन आ सकती है। वेल अगर सबसे पहले बात करें डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी की, तो नॉर्मली होता क्या है कि ब्रेन के अंदर ना ग्रे मैटर होता है और वाइट मैटर होता है, और यही ग्रे मैटर और वाइट मैटर इनके बीच में जो बाउंड्री होती है इसे हम कहते हैं ग्रे वाइट मैटर इंटरफेस। अब डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी में नॉर्मली कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स आती है और उस फोर्स की वजह से होता क्या है कि जो इंटरफेस होता है ग्रे वाइट मैटर का, ये टूट जाता है, ये अलहदा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है और ये माइक्रोस्कोपिकली होता है। सो डिफ्यूज़ एक्सोनल इंजरी is because of shearing of gray white matter interface and it causes microscopic injury to the white matter, जिसकी वजह से फाइनली ब्रेन की एट्रोफी हो जाती है और हम उसे कहते हैं कि ब्रेन एट्रोफी कंकशन हो गई है। सो अब ये सेरिब्रल कंक्यूजन क्या बला है, वेल इसमें जो होता है सिंपली एमनीजिया होता है, पेशेंट को सर में जाकर अच्छी खासी सट लगती है और फिर हम उससे पूछते हैं क्या हुआ तो वो कहता है मुझे कुछ याद नहीं क्या हुआ। ये जो मेमोरी लॉस होगी है, एमनीजिया हो गई है, ये होता है क्लिनिकल डायग्नोसिस फॉर सेरिब्रल कंक्यूजन। इसके बाद नेक्स्ट टाइप है विच इज सेरिब्रल कंट्यूजन एंड लैसरेशन। अब ये क्या है, दिस आर विजिबल स्मॉल एरियाज ऑफ हैमरेज ऑन सीटी स्कैन। जब सीटी स्कैन के ऊपर हैमरेज देखेंगे तो वो किस कलर में होगा, वाइट कलर में। सो हमेशा सीटी के ऊपर हैमरेज जो होता है वो वाइट कलर में होता है और इस्कीमिया या इन्फार्क्ट जो होता है वो ब्लैक कलर में होता है। सो इस केस में जब कंट्यूजन होगी, लैसरेशन होगी, हैमरेज होगी तो सीटी स्कैन में वाइट कलर का नजर आएगा।
इसके अलावा अगर सेकेंडरी ब्रेन इंजरीज़ की बात करें तो ये होती क्या है, जब भी पहले इनिशियल प्राइमरी इंजरी होती है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज में सेकेंडरी इंजरी हो सकती है। हो सकता है कि पहले पेशेंट को चोट लगी हो, अब वो हाइपोक्सिया में चला गया हो, हाइपरकैप्निया में चला गया हो, हाइपोटेंशन में चला गया हो, इस्कीमिया हो गया हो, इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो गई हो, कोई हिमाटोमा बन गया हो, फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा ड्यूरल हिमाटोमा, मेनिंजाइटिस हो गया हो, एपिलेप्सी हो गई हो। सो ये सारी जितनी कॉजेज़ हैं, दीज आर कॉजेज़ ऑफ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। और वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी हेड इंजरी होगी उसके बाद जो हॉस्पिटल मोर्टेलिटी होगी, यानी हॉस्पिटल के अंदर जो मौत होगी, जो पेशेंट फुड़क जाएगा, दैट्स बिकॉज ऑफ सेकेंडरी ब्रेन इंजरी। इसके अलावा अगर क्लिनिकल फीचर्स की बात करें ब्रेन इंजरी के, तो मोस्ट ऑफ द फीचर्स जो हैं वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से होते हैं। सो जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से सेरिब्रल परफ्यूजन डिक्रीज़ हो जाती है। ये ऐसी है कि अंदर प्रेशर जो है CSF का बढ़ता जाएगा और बाद में साइड पर जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं वो कंप्रेस होती जाएंगी। तो जितना ज़्यादा इंट्राक्रेनियल प्रेशर होगा उतना ही ज़्यादा परफ्यूजन कम होगी। सो इस लैक ऑफ परफ्यूजन को हम कहेंगे दिस इज़ सेरिब्रल इस्कीमिया। सो जब सेरिब्रल इस्कीमिया होगा तो बॉडी इसके रिफ्लक्स में क्या करेगी, कार्डियोपल्मोनरी सिस्टम जो एक्टिवेट हो जाएगा और हार्ट अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेगा। अब ये क्यों करेगा, इस इस्कीमिया को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि ब्रेन जो है वाइटल ऑर्गन है, हार्ट को इसको हर कीमत पर पहले प्रोटेक्ट करना है। सो ब्लड प्रेशर BP जो है वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पर हुआ क्या, सेरिब्रल इस्कीमिया हुआ है, उसकी रिजल्ट में जो BP है वो बढ़ गया और हार्ट रेट जो है वो स्लो हो गया, पेशेंट ब्रेडी में चला गया। इसे कहते हैं कुशिंग रिफ्लेक्स। और अगर ट्राइएड की बात करें, कुशिंग ट्राइएड, तो उसमें क्या आएगा, ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, ब्रेडिकार्डिया यानी हार्ट रेट कम हो गया है और साथ इरेगुलर रेस्पिरेशन। सो अगर किसी पेशेंट के अंदर ये है इरेगुलर रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट रेट कम है, तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ कुशन ट्राइएड। और इसका मतलब है कि पेशेंट का इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ है। सो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, हेडेक के साथ प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग जो होती है CNS कॉजेज़ में मिल सकती है, और अगर GI कॉजेज़ देखें तो उसमें सिर्फ पाइलोरिक स्टीनोसिस होती है, इस केस में मिलती है। तो इस केस में जो प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग है वो किस वजह से है, वो हाई इंट्राक्रेनियल प्रेशर की वजह से। इसके अलावा हाइपरटेंशन होगी, BP ज़्यादा होगा और ब्रेडी होगा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट कम होगा। पेप्लोएडीमा के साथ आ सकते हैं। और अगर कोई पेशेंट जो है एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के साथ आया है तो वो ल्यूसिड इंटरवल के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। अब ये ल्यूसिड इंटरवल क्या है, इसमें ये होगा कि पेशेंट को सबसे पहले एक सट लगेगी और जब वो उसको चोट लगेगी तो उसकी वजह से पेशेंट को एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हीमाटोमा के साथ होता है, ये सब ड्यूरल के साथ नहीं होता। सो इस केस में एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा होना ज़रूरी है। फिर क्या होगा, पेशेंट जो होगा अनकॉन्शियस हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा, ज़ाहिर है इंटरनल हैमरेज हुई है। फिर उसके बाद पेशेंट जो होगा वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। और आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ साथ ये जो हीमाटोमा है ये क्रॉनिक होता जाएगा, इसके अंदर थोड़ी थोड़ी ब्लीड जो है टाइम के साथ बढ़ती जाएगी। और फिर जब पेशेंट ठीक हो जाएगा, बिल्कुल एकदम फिट हो जाएगा, फिर क्या होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा पेशेंट को हेडेक और कोमा जो है डेवलप होगा। यानी कि पेशेंट एक दफ़ा रिकवर कर जाएगा, लेकिन वो रिकवरी जो होगी वो टेम्परेरी होगी और टाइम के साथ साथ पेशेंट को हेडेक होगी और दोबारा वो कोमे के अंदर जा सकता है। दिस इज़ ल्यूसिड इंटरवल, वो जो इंटरवल था इनिशियल इंजरी से लेकर दोबारा हेडेक और कोमे के होने तक। सो ये सारे इंटरवल कहेंगे ल्यूसिड इंटरवल, और ये एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा में मिलता है। अब ब्रेन इंजरीज़ को मैनेज किस तरह करना है, वेल ATLS, इसमें सबसे पहले क्या करना है, प्राइमरी सर्वे, सेकेंडरी सर्वे, ABCDE जो है वो उसको मैनेज करना है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी, एक्सपोजर। उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल केयर हमने देनी है पेशेंट को अगर उसकी कोई सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी है। तो हो सकता है कि पेशेंट की जो है सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी पार्शल हो और हम इतनी ज़्यादा हैंडलिंग करें, उसको सारे इधर उधर पकड़ पकड़ के मरोड़ें और वो उसकी इंजरी जो है कंप्लीट एक्सटेंसिव इंजरी के अंदर चेंज हो जाए। सो इस केस में मिनिमल हैंडलिंग करनी है, और स्पेशली उन पेशेंट के अंदर जिनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी का हमें ख़तरा हो। इसके अलावा हम ये कर सकते हैं कि जब भी ट्रॉमा हो तो पेशेंट को पकड़कर वो जो स्पाइन बोर्ड होता है, सीधा बोर्ड होता है, उसके ऊपर जाकर लिटा देंगे। सो अगर ज़्यादा हैंडलिंग करेंगे तो उसकी वजह से सेकेंडरी लिगामेंटस इंजरी हो सकती है और कंप्लीट इंजरी के अंदर चेंज हो सकती है। उसके अलावा ये तो था प्राइमरी सर्वे। उसके बाद सेकेंडरी सर्वे करना है। प्राइमरी में तो ABCDE आया, सेकेंडरी सर्वे में क्या आ सकता है, इसमें हेड टू टो एग्जामिनेशन आएगा और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन आएगा। अब जो न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन है वो हम ग्लास को कॉमा स्केल के थ्रू करेंगे, और अगर स्केल में रिजल्ट आ जाता है 3 से 8 का तो इसका मतलब सवियर इंजरी है, 9 से 13 का मतलब है मॉडरेट है, और इससे ऊपर है तो इसका मतलब माइल्ड इंजरी है। बस एक याद रखें, 9 से 13 के बीच में मॉडरेट है, 9 से कम सवियर इंजरी, 13 से ऊपर
माइल्ड इंजरी। सो अब ग्लासगो कोमा स्केल के इसमें तीन चीज़ें देखते हैं, EVM। E stands for eyes, V stands for verbal response, M stands for motor response। तो अब GCS स्केल देखने से पहले एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कि GCS स्केल 3 से कम कभी भी नहीं हो सकता। बंदा मर भी जाए, मुर्दा हो जाए, तो उसका कम अज़ कम स्केल जो होगा वो 3/15 होगा। तो अगर सबसे पहले देखें EVM आइज़, E को देखें तो आइज़ को 4 पॉइंट्स देते हैं, 4 3 2 1। अगर तो पेशेंट बेड पे लेटा और इधर उधर देख रहा है, खुद ब खुद ऊपर नीचे इधर उधर स्पॉन्टेनियसली अपनी आंखें हिला रहा है, तो इसका मतलब आइज़ को हम 4 मार्क्स दे देंगे, 4 पॉइंट्स। और अगर पेशेंट ऐसे टुन है, ठीक है, एक जगह देखी जा रहा है देखी जा रहा है, हम उसको आवाज़ देते हैं भाई साहब इधर देखो, और वो अपनी आंखें घुमा कर आपकी तरफ देखता है, तो उसने हमारी वॉइस को रिस्पॉन्ड किया, इस केस में उसको 3 मार्क्स देंगे। अगर इस तरह पेशेंट टुन है, इसको हम बुला रहे हैं भाईजान इधर देखो, वो नहीं देख रहा है, ऐसे ही अपनी आंखें ऊँ परता के बैठा हुआ है, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, पेनफुल स्टिमुलस देंगे, उसके स्टर्नम के ऊपर दे सकते हैं, ठीक है, इसी तरह जो ग्लैबेला है यहाँ पर दे सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स हैं। सो हम उसको ज़ोर से पेनफुल स्टिमुलस देंगे। अगर पेनफुल स्टिमुलस देने पर उसने अपनी आंखें इधर उधर घुमाई या हमारी तरफ देखा, तो इसका मतलब 2 मार्क्स हैं। और अगर कुछ भी नहीं कर रहा, टून है, पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं, बुला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा, आंखें बंद है खुली हैं व्हाट्सएवर, तो इसको 1 मार्क देंगे। सो अगर स्पॉन्टेनियसली देख रहा है 4, वॉइस पे देख रहा है 3, पेनफुल स्टिमुलस पे देख रहा है 2, और अगर नहीं कुछ भी नहीं कर रहा तो 1। इसके बाद बारी आती है वी की, जिसको हम कहते हैं वर्बल रिस्पॉन्स। अगर तो पेशेंट बेड पे लेटा है, आराम से गप्पे लगा रहा है, चिल कर रहा है, ठीक है, या हम पूछ रहे हैं भाई साहब क्या नाम है, और बता रहा है ये नाम है वो नाम है, तो इसका मतलब वर्बल को 5, इसके 5 मार्क्स हैं, ठीक है, आई के 4 हैं, इसके 5 हैं, तो उसको पूरे 5 मार्क्स दे देते हैं। हाँ, अगर वो बेड पे पड़ा है, हम उससे पूछते हैं भाईजान आपका क्या नाम है, वो सोचता है अच्छा नाम, मेरा नाम, मतलब वो कंफ्यूज्ड है, डिसोरिएंटेड सा है, ठीक है, हम पूछते हैं सुबह का टाइम है कि शाम का टाइम है, वो कहते हैं शाम सुबह। तो या फिर हम उसे पूछे कि भाई ये क्या है, सवाल गंदम जवाब चुना, इस तरह कंफ्यूज अगर तो है, तो उसको 4 मार्क्स देंगे। हाँ, इसके अलावा 3 मार्क्स कब देंगे, वो तब देंगे जब हम ट्रॉमा सेंटर में कोई पेशेंट आया है, उसकी सही करके बजी पड़ी है, ठीक है, अब वो जो है जी बेहोशी में और ऐसी ऊंची ऊंची गालियाँ दे रहा है, तेरी फलां दी और इस तरह की ना अजीब अजीब गालियाँ दे रहे हैं ऊंची ऊंची, ठीक है, और कोहेरेंट वर्ड्स नहीं है, तो इस केस में 3 मार्क्स देंगे। 2 मार्क्स कब देंगे, जब वो बोल रहा है और मतलब वर्ड नहीं बोल रहा, उसके मुंह से आवाज़ें निकल रही हैं अजीब अजीब, आ ओए हाँ या ओ हाँ, इस तरह की जो आवाज़ें निकल रही हैं, तो इस केस में उसको 2 मार्क्स देंगे। और 1 मार्क्स जब उसको बुला रहे हैं, पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहा, बिल्कुल चुप है, तो उसको 1 मार्क देंगे। सो वर्बल की बात करें, नॉर्मल गप लगा रहा है तो 5, उसके अलावा कन्फ्यूज़ है 4, गालियाँ दे रहा है, अजीब अजीब उल्टे सीधे वर्ड्स बोल रहे हैं 3, और वर्ड्स नहीं साउंड्स बोल रहा है, ठीक है, आई ओ कर रहा है तो 2, और अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो 1। उसके बाद एम की बात करें विच इज़ मोटर रिस्पॉन्स। नॉर्मली क्या होगा कि पेशेंट के हाथ उठाओ, ये करो, वो कर रहा है, तो इसका मतलब 6, मोटर में 6 रिस्पॉन्सेज है, तो 6/6 देंगे उसको। उसके अलावा अगर पेशेंट को कह रहे हैं हाथ उठाओ, वो नहीं उठा रहा, फिर हम क्या करते हैं, उसको पकड़कर पेनफुल स्टिमुलस देते हैं, और अगर तो वो स्टिमुलस की तरफ लोकलाइज कर ले, तो इसका मतलब 5 मार्क्स। इसके अलावा 4 मार्क्स कब देंगे, ये तब देंगे जब हम उसे पेनफुल स्टिमुलस दें, और वो क्या करे, अपनी बॉडी इस तरह फ्लेक्स करे और हमारा हाथ पकड़कर पेनफुल स्टिमुलस को विथड्रॉ करे। सो इस केस में 4 देंगे। 3 कब देंगे, जब हम उसे पेनफुल स्टिमुलस दें और वो अजीब सी इस तरह बॉडी की फ्लेक्शन करे, पूरी बॉडी इस तरह अंदर इस तरह घुसा ले, फ्लेक्स कर ले, फिर 3 देंगे। 2 कब देंगे, जब हम उसे पेनफुल स्टिमुलस दें और वो फ्लेक्स की बजाय एक्सटेंड करें, मतलब और बाहर की तरफ इस तरह है, ठीक है, तो बाहर की तरफ और आ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, फैल रहा है, तो इस केस में हम उसे 2 मार्क्स देंगे। और अगर हम उसे पेनफुल स्टिमुलस दे रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसे टोन पड़ा है, तो फिर 1 मार्क देंगे। सो मोटर को अगर रिवाइज करें, ओबे कमांड कर रहा है, भाईजान टांग उठाओ, उठा रहा है, ओबे कर रहा है 6 दे रहे हैं, नहीं कर रहा तो हम पेन दे रहे हैं, पेन देने से अगर वो लोकलाइज कर रहा है तो 5, पेन देने से अगर उसने फ्लेक्स करके विदड्रॉ कर दिया पेन को तो 4, उसके अलावा अगर एबनॉर्मल फ्लैक्शन कर रहा है तो 3, एबनॉर्मल एक्सटेंशन कर रहा है तो 2, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो 1। अब ये जो GCS स्केल है, ये बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड है सिस्टम, ये सिंपल है,
और इसकी रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है और ये को रिलेट करता है आउटकम के साथ। मतलब जितना हम स्केल बनाते हैं फिर हम उसको क्लासीफाई करते हैं माइल्ड मॉडरेट या सीवियर है, तो फिर ये को रिलेट सच में कर रहा होता है इंजरी के साथ। अब इसके और क्या एडवांटेजेस हैं, ईजी टू यूज़ है और इसमें कोई इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत नहीं है। बस सिंपल पेशेंट के देखने आंखें खोल रहा है, बोल रहा है या कोई काम कर रहा है, तो बस ठीक है, इसी बेस के ऊपर हमने स्कोर बना दिए। तो स्कोर में होता क्या है कि हम इन सारे नंबर्स को ऐड करते हैं, आई के जितने 4 हैं, वर्बल के जितने 5 हैं, मोटर के जितने 6 हैं, इन सब को ऐड करते हैं। अब इसकी कुछ ना कुछ लिमिटेशन है। हो सकता है पेशेंट की आइज़ में कोई मसला हो सकता है कि वर्बली उसको कोई मसला हो जो हम स्कोर असेस ना कर पा रहे हो सकता है मोटर में कोई प्रॉब्लम हो जो हम असेस ना कर पा रहे हो। मतलब लिमिटेशंस क्या हैं, अगर हम सबसे पहले वर्बल को देखें, वर्बली किस तरह हम लिमिटाइज हो सकते हैं। हो सकता है कि पेशेंट को ईटीटी डली हो, एंडोट्रेकियलिटी हो, वो बोल ना सकते हो। सो इस केस में जो हमारा सारा ग्लास को कोमा स्केल है वो बढ़ जाएगा, हम इसको सही तरह जो है कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो नॉर्मली हम करते क्या है कि बता देते हैं कि पेशेंट का GCS स्केल 15/15 है, 12/15 है, 13/15 है। सो इस केस में हम इसको स्प्लिट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट का जो स्कोर है वो इस तरह है, E4 मतलब आइज पूरी ओपन करे, V इंट्यूबेटेड मतलब हम नहीं कैलकुलेट कर पा रहे, और M6। सो EVM बजाय इसके क्या हम बताएं, E4 V5 M6 हम कहेंगे E4 V इंट्यूबेटेड M6। सो ये तो थी लिमिटेशन वर्बल की। इसके अलावा कुछ मोटर लिमिटेशंस भी हो सकती हैं। ये किस केस में होगी, पेशेंट को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है तो हम उसका मोटर रिस्पॉन्स असेस नहीं कर सकते। इसी तरह आइज़ की भी इंजरी हो सकती है, कोई ऑर्बिटल टिश्यू जो है डैमेज हो गया है, आइज़ ठीक है मतलब ब्रेन के साथ आइज़ का कनेक्शन ठीक है, ब्रेन में कोई इंसेफेलोपैथी नहीं है, लेकिन ऑर्बिटल टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं, आई डैमेज हो गई है, जिसकी वजह से वो हमारी कमांड नहीं कर ओबे कर पा रहा है, या अगर कर पा रहा है तो आइज़ नहीं खुल रही, तो आइज़ खोलना इम्पॉसिबल है। सो इस तरह हम असेस नहीं कर सकते। सो वर्बली भी लिमिटेशंस आ सकती हैं, आई में भी आ सकती है, मोटर में भी आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ और लिमिटेशंस है, फॉर एग्जांपल शॉक, हाइपोक्सीमिया, ड्रग, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, उसके अलावा मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस जो है वो GCS को ऑल्टर कर सकती हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ ब्रेन इंजरी। अब GCS तो है ब्रेन इंजरी के लिए, लेकिन ये सारे फैक्टर्स भी बिसाइड्स ब्रेन इंजरी GCS को ऑल्टर कर देंगे। हमें ऐसा लगेगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा जो है इंजरी हो सकता है, कोई अल्कोहलिक हो, उसको ब्रेन में सट लगी हो, उसका GCS जो है वो ज़्यादा कम आ जाएगा, बिकॉज एक तो उसको ऑलरेडी डैमेज हुई है ब्रेन इंजरी, GCS कम है, दूसरी बात वो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में, हाइपोक्सीमिया में ड्रग यूज़ कर रहा है, मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंसेस है। सो इस केस में GCS जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा एक और लिमिटेशन है कि हम छोटे बच्चों में नहीं कर सकते, 36 मंथ से छोटे बच्चों में नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अभी कुछ रिफ्लेक्सेस जो हैं वो सही तरह बने नहीं होते। इसके अलावा CT को जो है वो ऑर्डर करेंगे इस स्टेज के ऊपर जब पेशेंट का GCS जो होगा बिगड़ा होगा, देखेंगे इंट्राक्रेनियल हीमाटोमा तो नहीं है, हाइड्रोसेफलस तो नहीं है। इसके अलावा साथ सर्वाइकल स्पाइन का CT भी करवाएंगे ताकि फुल असेसमेंट देखेंगे कि स्पाइन में तो नहीं मसला। ये सारी अभी तक हमने ड्रामेबाजी की, प्राइमरी सर्वे किया, रिससिटेशन, सेकेंडरी CT ऑर्डर कराया, GCS निकाला। अब इसके बाद अगर डेफिनेट ट्रीटमेंट की बात करें तो वो क्या होगी, वेल ये कॉज ओरिएंटेड है, जो कॉज है उसी की ही ट्रीटमेंट है। वेल कुछ ट्रीटमेंट जो है वो हम जनरलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, रिगार्डलेस ऑफ कॉज कोई भी है, लेकिन इंट्राक्रेनियल प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया है, तो हम इसमें करेंगे क्या कि हम सबसे पहले मैनिटोल यूज़ कर सकते हैं, बार्बिचुरेट, स्टीरॉयड, हाइपरवेंटिलेशन या फिरोसमाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर मैनिटोल की बात करें, पहली बात मैनिटोल हर 6 घंटे बाद देनी है। दूसरी बात कितनी देनी है, 1 ग्राम उसको 20% IV बोलस की फॉर्म में देना है। और मैनिटोल जो है ये इफेक्टिव है इंट्राक्रेनियल प्रेशर कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक ऑस्मोटिक डिहाइड्रेजेंट एजेंट है, ये क्या करेगी सारा वाटर जो है वो बाहर निकाल देगी। हाँ, ये सिर्फ तब काम करेगी जब ब्लड ब्रेन बैरियर इंटैक्ट हो, कोई इन्फ्लेमेशन हो, मेनिंजाइटिस हो, उस केस में भी ये नहीं काम करेगी, या फिर ब्लड ब्रेन बैरियर किसी और फॉर्म में अगर डिस्टर्ब है तो फिर भी ये काम नहीं कर सकती। फिर इस केस में करेगी क्या, ये उल्टा पड़ जाएगी। उल्टा किस तरह पड़ जाएगी, ये ब्रेन के अंदर लीक कर जाएगी और मास इफेक्ट जो ऑलरेडी था उसको पोटेंशिएट करेगी, काम और ज़्यादा बिगाड़ देगी। सो मैनिटोल के लिए ब्रेन बैरियर इंटैक्ट होना मस्ट है। इसके अलावा अगर बात करें बार्बिचुरेट्स की, तो बार्बिचुरेट्स भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करते हैं बाय सम अननोन मैकेनिज्म्स, और इसमें हम थायोपेंटोन देंगे और इसकी डोजेज होगी वो 3 to 5 मिलीग्राम पर केजी। स्टीरॉइड्स दे सकते हैं, डेक्सामेथासोन हर 6 घंटे बाद 4 mg देंगे, ये भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर को डिक्रीज़ करेंगे बाय स्टेबलाइजिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर।
इसके अलावा हाइपर वेंटिलेशन, पेशेंट अगर ज़ोर ज़ोर से सांस लेगा तो उसकी वजह से होगा क्या, जितनी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जमी हुई है वो सारी वॉश आउट होगी, पेशेंट हम कह सकते हैं कि रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में चल जाएगा, सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि हम तो बात कर रहे हैं रिडक्शन ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ये बीच में कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आ गई और हम इसको क्यों निकाल रहे हैं? वेल हुआ ये है कि जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज़ हुआ है, किसी वजह से हो सकता है, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन हो सकता है, सीएसएफ का प्रेशर ज़्यादा किसी और ब्रेन इंजरी में हो सकता है, तो उस वजह से हुआ क्या है, कुशन रिफ्लेक्स हुआ है, कुशन ट्राइएड हुआ है, और इसमें हुआ क्या है, बीपी बढ़ा है और ब्रेडी कार्डिया हुआ है, इरेगुलर रेस्पिरेशन हुई है। सो इस केस में जो ब्रेडी कार्डिया हुआ है, सही तरह परफ्यूजन नहीं हुई और सेरिब्रल इस्कीमिया है, और जहाँ पर इस्कीमिया होता है वहाँ पर सारी ऑक्सीजन यूज़ हो जाती है और वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड आके रिप्लेस कर देती है। सो इस केस में इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालना है, इसको हम निकालेंगे थ्रू हाइपर वेंटिलेशन। इसके अलावा फ्यूरोसमाइड दे सकते हैं, लासिक्स लूप डायरेटिक है, ये इंट्राक्रेनियल प्रेशर रिड्यूस करती है बाय डिक्रीजिंग सेरिब्रल एडीमा और सीएसएफ की प्रोडक्शन को भी कम करती है। सो एक तो ये किडनीज के थ्रू सारा वाटर एक्सक्रीट करा देगी और सीएसएफ की प्रोडक्शन को भी कम करेगी, दो तरीके से। उसके अलावा अवॉइड फ्री वाटर, पेशेंट को जो है ज़्यादा पानी नहीं देंगे। इसके अलावा इंट्राक्रेनियल हैमरेज की ट्रीटमेंट, वेल अब जो इंट्राक्रेनियल हैमरेज होती है वो एक्स्ट्रा ड्यूरल भी हो सकती है और सब ड्यूरल हेमाटोमा की फॉर्म में भी हो सकती है। इसको हमें इमीडिएटली एवैक्यूएट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ न्यूरोसर्जन। और ये किस तरह कर सकते हैं, वेल ये डिपेंड करता है कि हेमरेज का साइज़ छोटा है कि बड़ा है, और अगर हीमाटोमा बहुत ज़्यादा बड़ा है यानी 1 सेंटीमीटर से बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसके इसमें एक सर खोलना पड़ेगा, ओपन करीनियोटमी करनी पड़ेगी। और अगर छोटा है 1 सेंटीमीटर से छोटा है, स्मॉलर हीमाटोमाज है और सिम्टोमेटिक है, तो इसके इसमें बर होल सर्जरी करनी पड़ेगी। सो ओपन करियोटमी और बर होल्स, ये हमारे पास दो चॉइसेस हैं। इसके अलावा डिप्रेस फ्रैक्चर्स को किस तरह डील करना है, वेल हमें पता है कि डिप्रेस फ्रैक्चर्स दो तरह के होते हैं, एक बहुत डीपली होते हैं और एक थोड़े से सुपरफिशियली होते हैं। ऐसे डिप्रेस फ्रैक्चर्स जो बोन की, स्कल बोन की थिकनेस से कम अंदर पेनिट्रेट हो, यानी ऊपर ऊपर ही हो, इतने ज़्यादा पेनिट्रेट ना हो जितनी के स्कल बोन की थिकनेस है, तो उन्हें हम कहते हैं सुपरफिशियल और उनको वैसे ही छोड़ देंगे। हाँ, अगर तो डीपली पेनिट्रेटेड स्कल फ्रैक्चर्स हैं, डिप्रेस फ्रैक्चर्स, सो इस केस में होगा क्या कि जितनी स्कल बोन की थिकनेस है, फॉर एग्जांपल 2 या 3 मिलीमीटर, तो ये फ्रैक्चर्स जो हैं इससे ज़्यादा सर के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं, सर के अंदर डिप्रेस हो गया, फॉर एग्जांपल मोर देन 2 और 3 सेंटीमीटर, इन्हें कहते हैं दीज आर डीपली डिप्रेस्ड फ्रैक्चर्स। सो इनमें क्या करेंगे, इनको एलिवेट करेंगे, ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर देखेंगे साथ कोई एसोसिएटेड हीमाटोमा वगैरह या फिट्स वगैरह ऐसी चीज़ें तो नहीं है, कोई ओपन वूंड तो नहीं है, फिर उसको मैनेज करेंगे। इसके अलावा हेड इंजरी के बाद पेशेंट को झटके लग सकते हैं, फिट्स में जा सकता है, सो इस केस में लोराज़ेपाम देंगे 1 मिलीग्राम बोलस में, फेनिटोइन दे सकते हैं और वेल्प्रोइक एसिड दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है नर्सिंग केयर ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट। अब एक पेशेंट बिल्कुल टोन पड़ा है, उसकी केयर किस तरह करनी है, वेल सबसे पहले एयरवे को देखेंगे, फीडिंग करेंगे, स्किन केयर करेंगे, उसको कोई प्रेशर अल्सर्स ना आ जाए, बेड सोर्स ना आ जाए, और माउथ वॉश कराएंगे, बावल ब्लैडर की केयर करेंगे, कैथेटराइज करेंगे और डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस देंगे। वेल सबसे पहले अगर एयरवे की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जितने भी अनकॉन्शियस पेशेंट है इसमें सिंपली करेंगे क्या कि मेंटेनेंस ऑफ एयरवे करेंगे। किस तरह कर सकते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे ट्यूब जो है उसको इंसर्ट कर देंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो टंग ने पीछे फॉल बैक करना है और जो चोकिंग करनी थी वो इसको प्रिवेंट करेगी। इसके बाद क्या है जी, पेशेंट अनकॉन्शियस पड़ा है, अब वो उसके मुंह से थूके निकली जा रही हैं और वो सारी चीज़ें जो है चोक कर रही हैं, सो सक्शन करनी पड़ेगी ताकि जितनी भी एक्सेसिव सिक्रीशंस है फेरिंग्स में से हम उन्हें सक कर लें। और फाइनली ट्रिक्योस्टमी उन पेशेंट के अंदर कर सकते हैं जो 5 दिन से ज़्यादा टुन है, अनकॉन्शियस है, बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। सो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले एयरवे मेंटेन करेंगे। एयरवे किस तरह मेंटेन कर सकते हैं, ओरोफेरेंजियल एयरवे डाल सकते हैं, उसके बाद सक्शन करेंगे और 5 दिन से अगर ज़्यादा टुन है तो ट्रिक्योस्टमी करेंगे। उसके बाद फीडिंग की तरफ जाएँ तो इसमें एनजी ट्यूब डाल सकते हैं और प्रॉपर कैलोरिक रिक्वायरमेंट पेशेंट की जो है उसको मेंटेन करेंगे। इसके अलावा ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब उन केसेस में डालेंगे जिनमें स्कल बेस का फ्रैक्चर है या फिर सीएसएफ लीक हो रहा है। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है स्किन केयर की। अब पेशेंट पड़ा है बेड के ऊपर, उसके ऊपर बेड सोर्स बन जाएंगे, प्रेशर अल्सर्स बन जाएंगे। सो हर 2 घंटे बाद पेशेंट को इधर उधर जगह जो है उसकी चेंज करनी है। इसके अलावा माउथ वॉश कर सकते हैं, ओरल कैविटी को रेगुलरली क्लीन करेंगे, बावल और ब्लैडर की केयर करेंगे, ब्लैडर के लिए कैथेटराइजेशन करेंगे और बावल इवैक्यूएशन का भी कोई ना कोई बंदोबस्त करेंगे। डीवीटी प्रोफाइलैक्सिस करेंगे क्योंकि पेशेंट जो है वो बेड के ऊपर बैठा है, स्टेसिस की फॉर्म में हो सकता है कि पेशेंट को डीवीटीज़ हो।
नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज या हीमाटोमा, और इसको हम कह सकते हैं एपीड्यूरल हीमाटोमा। अब एपीड्यूरल या एक्स्ट्रा ड्यूरल क्या चीज़ है? वेल, ब्रेन की अपने 3 लेयर्स पड़ी हैं। सबसे अंदर जो होती है वो पाया होती है, उसके बाहर जो लेयर होती है दैट इज़ अरेक्नॉइड मैटर, और सबसे बाहर जो होती है वो ड्यूरा मैटर। अब इस ड्यूरा मैटर से भी बाहर, यानी जहाँ पर इससे बाहर क्या है, स्कल पड़ी है। सो अगर ड्यूरा मैटर से बाहर, बिटवीन द ड्यूरा मैटर एंड द स्कल, यहाँ पर कोई हैमरेज हो गया, हीमाटोमा हो गया, तो हम इसे कहते हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल हीमाटोमा। अब ये होता क्यों है? ये टेम्परल और प्राइटल लीनियर फ्रैक्चर्स की वजह से हो सकता है, लैसरेशन की वजह से हो सकता है, और इसमें मिडल मेनिंजियल आर्टरी या जो वेन है उसकी लैसरेशन होती है और वो फट सकती है। सिम्टम्स क्या हैं? हेडेक, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, यही सारे ब्रेन इंजरी के जिसमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज हो वो वाले साइन है। साइंस में क्या होगा? ब्रेडी होगा, प्यूपल जो होंगे डायलेट हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, नॉन रिएक्टिव। उसके अलावा ये डिपेंड करता है कि क्लॉट किस साइड पे है। अगर तो लेफ्ट साइड पे है तो सिम्टम्स और जितने भी पैरालिसिस है, हेमीप्रेसिस, वो राइट साइड पे होगा, और अगर क्लॉट जो है वो राइट साइड के ऊपर है तो हेमीप्रेसिस जो होगा वो लेफ्ट साइड पे होगा। सो कंट्रालैटरल हेमीप्रेसिस हो सकता है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो अगर एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो इसमें सीटी करवा सकते हैं। सो सीटी ब्रेन इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और सीटी के ऊपर जहाँ पर ब्लड होगा, हैमरेज होगी, क्लॉट होगी, वो ब्राइट जगह नज़र आएगी, जहाँ पर इन्फाक्ट होगा वो ब्लैक। सो इस केस में क्या चीज़ नज़र आएगी? ब्राइट कलर नज़र आएगा, क्योंकि हैमरेज है, और क्योंकि ये एक्स्ट्रा ड्यूरल है, एपीड्यूरल है, तो इस केस में बाई कन्वेक्स होगा, लेंस शेप्ड का हैमरेज नज़र आएगा, और इसके वेल डिफाइंड बॉर्डर्स होंगे। सो अगर ब्राइट बाई कन्वेक्स लेंस शेप्ड हमें कोई पेरीफ्री के ऊपर इस तरह हैमरेज नज़र आ गई है वाइट कलर की सीटी पे, दैट इज़ एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज। और इसको हम सेपरेट करते हैं सब ड्यूरल हैमरेज से। सब ड्यूरल हैमरेज के अंदर बनाना शेप्ड, केले की शक्ल की, या फिर सिकल शेप्ड, या फिर मून शेप्ड, वो जिस तरह महीने के शुरू में चांद होता है बिल्कुल बारीक सा, उस तरह की अगर कोई हैमरेज वगैरह नज़र आए तो इस केस में वो सब ड्यूरल हैमरेज है। सो एक्स्ट्रा ड्यूरल के अंदर लेंस शेप्ड और सब ड्यूरल के अंदर सिकल शेप या बनाना शेप्ड। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट, किस तरह मैनेज करना है? ATLS को प्राइमरी से सर्वे करना है, ABCD, उसके बाद सेकेंडरी सर्वे करना है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करनी है, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करनी है, और अगर सर्जरी की बात करें तो इसमें ओपन करेनियोटमी कर सकते हैं या फिर बर होल कर सकते हैं। अब ये दोनों प्रोसीजर्स हमने तब करने हैं जब पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे होंगे। जब एसिम्टोमेटिक होगा तो हमने कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। या जब एसिम्टोमेटिक या लीजन का साइज़ 1 सेंटीमीटर से कम होगा तब हमने छोड़ देना है। हाँ, जब साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो या सिम्टम्स आ रहे हो तब हम करेनियोटमी कर सकते हैं या फिर बर होल कर सकते हैं। उसके अलावा मैनीटोल इज़ कंट्राइंडिकेटेड इन एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज। ये कंडीशन और ज़्यादा ख़राब करेगा क्योंकि यहाँ पर हैमरेज हुई है, ब्लड निकल रहा है, ठीक है, तो इसमें और ज़्यादा काम ख़राब होगा। और इसके अलावा ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो भी इन्फ्लेम्ड है, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ है, इस केस में मैनीटोल जो है वो नहीं देंगे। उसके अलावा अगर सब ड्यूरल हैमरेज की बात करें, अब हुआ क्या है कि इस ड्यूरा मैटर के नीचे वाली साइड पर जहाँ पर अरेक्नॉइड मैटर, पाया मैटर, ब्रेन, सो राइट बीनीथ द ड्यूरा मैटर, यानी ड्यूरा और अरेक्नॉइड के बीच में यहाँ पर ब्लड आ गया है, यहाँ पर हेमाटोमा बन गया है, इसे हम कहते हैं दिस इज़ सब ड्यूरल हेमाटोमा। इट इज़ करेक्टेबल कंडीशन, और कोमाटोस पेशेंट के अंदर इसको हमें मस्ट डिफरेंशियल के अंदर रखना पड़ेगा। अब जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। होता क्या है कि जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो उनकी सेरिब्रल एट्रोफी होती है, दिमाग उनका छोटा होता जाता है, तो जितनी ब्रिजिंग कॉर्टिकल वेन्स होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं और ज़्यादा प्रोन हो जाती हैं और वुल्नरेबल हो जाती हैं। फिर कोई भी हल्की सी भी चोट भी लग जाएगी तो इन्हीं वेन्स को लैसरेशन होगी। हम कह सकते हैं कि जो सब ड्यूरल हेमाटोमा है जिसमें केले बनते हैं, सिकल शेप्ड सिटी के ऊपर इमेज आती है, ये ओल्डर में मैन के अंदर ज़्यादा कॉमन है बिकॉज ऑफ द एट्रोफी ऑफ द ब्रेन, और इसमें जो है वो माइनर ट्रॉमा की वजह से भी इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है। अब कॉजेज़ क्या है? कॉजेज़ में ट्रॉमा इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज। सिवेरिटी ऑफ इंजरी जो है एज के साथ साथ कम हो जाती है, यानी अगर कोई बड़ा बूढ़ा आदमी है उसको हल्की सी भी कोई चोट लगेगी तो उसको इंट्राक्रेनियल ब्लीड हो सकती है। इसके अलावा सिम्टम्स की बात करें, हेडेक, ऑल्टरनेट कॉन्शियसनेस, उसके अलावा वॉमिटिंग, वीकनेस, कन्फ्यूजन, डिस्टर्ब स्पीच, और सीजर्स हो सकते हैं, वर्टाइगो और विजुअल डिस्टर्बेंसेस, ये सारे फीचर्स हैं सब ड्यूरल हेमाटोमा के। साइंस की बात करें तो पेशेंट जो है वो अनकॉन्शियसनेस हो सकता है, उसके अलावा पेपिलर एडीमा हो सकता है, फेशियल वीकनेस हो सकती है, मोटर एसिमेट्रिक हो सकती है, हेमीप्रेसिस हो सकता है, मेमोरी लॉस, एफेजिया, ये सारी चीज़ें जो है इसके साइंस हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम सब ड्यूरल हेमाटोमा को 3 डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड करते हैं।
अगर तो 3 दिन के अंदर अंदर सब ड्यूरल हेमाटोमा है, दिस इज़ एक्यूट। अगर 4 से 20 दिन के अंदर है, दिस इज़ सब एक्यूट। और अगर 20 दिन के बाद हो रहा है, ठीक है, बड़ा स्लो हुआ है, दिस इज़ क्रॉनिक। इन्वेस्टिगेशंस इसमें क्या करेंगे, सीटी करा सकते हैं, एमआरआई करा सकते हैं। पहले हम सीटी कराएंगे। सीटी में जो ब्लड होगा वो ब्राइट वाइट कलर का नज़र आएगा। इस केस में ब्लड जो होगा क्रीसेंट शेप का होगा, बनाना शेप्ड होगा, और इसमें डिस्टिंक्ट बॉर्डर जो है वो नज़र आएगा। अब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात, ये जो हाइपर डेंसिटी हमें बनाना शेप या क्रीसेंट शेप की मिली है, ये मिड लाइन क्रॉस नहीं करती, क्योंकि जो ड्यूरा मैटर अरैक्नॉइड मैटर होता है, इसके बीच में इस तरह फॉक्स जा रहा होता है, फॉक्स सेरिब्राई जा रहा होता है। सो फॉक्स जब होता है सेंटर लाइन में, तो ये मिड लाइन क्रॉस नहीं कर पाता। अब जो एक्यूट हीमाटोमा है जिसमें फ्रेश ब्लड निकला है, वो ब्राइट कलर का नज़र आएगा। जैसे जैसे टाइम जो है गुजरता जाएगा, ब्लड जो है आहिस्ता आहिस्ता डिज़ोल्व होता जाएगा, और इसकी डेंसिटी भी जो है वो कम होती जाएगी। यानी अगर बिल्कुल ताज़ा ताज़ा हीमाटोमा है तो ब्राइट होगा, टाइम थोड़ा सा गुजर जाएगा तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी, आइसोडेंस हो जाएगा। और इसको आइसोडेंस होने में 3 दिन लगते हैं। आइसोडेंस का मतलब है वैसे ही जिस तरह ब्रेन मैटर पड़ा होगा ना, ये बिल्कुल उसी तरह नज़र आएगा, पिक नहीं होगा। और जिस तरह 3 दिन और ज़्यादा गुजर जाएंगे तो फिर ये डार्क होता चल जाएगा, हाइपोडेंस होता जाएगा। सो नॉर्मली अगर फ्रेश होगा तो ये वाइट होगा, जिससे इस तरह ब्लड डिसॉल्व होता जाएगा तो इसकी डेंसिटी यानी इसका जो कलर है, ब्राइटनेस जो है सीटी के ऊपर, वो कम होती जाएगी। ट्रीटमेंट अगेन ओपन करेनियोटमी कर सकते हैं और बर होल सर्जरी कर सकते हैं। अब ये दोनों तब करेंगे जब पेशेंट सिम्टोमेटिक होगा। अगर तो साइज़ 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो इसमें ओपन करेनियोटमी करेंगे, साइज़ 1 सेंटीमीटर से छोटा है तो इसमें बर होल सर्जरी करेंगे। उसके अलावा कुछ पोस्ट ऑप केयर करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, पेशेंट को वेंटिलेट करेंगे। जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का, वो 30 और 33 के बीच में रखेंगे। इसके अलावा पेशेंट के हीमोडायनेमिक्स को मॉनिटर करेंगे, सेंट्रल लाइंस डालेंगे, आर्टीरियल लाइंस, यूरिनरी कैथेटर वगैरह। उसके अलावा हेड जो है पेशेंट को 30 डिग्री ऊपर उठा कर रखेंगे। ड्रग्स में एनाल्जेसिया, सिडेशन, इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मॉनिटर करेंगे और इसको 25 से कम रखेंगे। इसके अलावा सेरिब्रल परफ्यूजन प्रेशर चेक करेंगे और इसको 70 से ज़्यादा रखेंगे, 70 मिलीमीटर मर्करी। उसके अलावा टेम्परेचर पेशेंट का देखेंगे और सीटी रिपीट कराएंगे अगर हमें लगेगा कि हाल जो है वो ख़राब हो रहा है, ब्लीडिंग जो है अभी तक रुकी नहीं है। इसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है ब्रेन डेथ का। ब्रेन डेथ क्या होता है, इट इज़ स्टेट ऑफ कंप्लीट अनरिस्पॉन्सिवनेस टू ऑल द टाइप्स ऑफ स्टिमुलेशन। ठीक है, इसमें सारा पेशेंट बिल्कुल टुन होगा, अनरिस्पॉन्सिव होगा, रेस्पिरेशन जो होगी अरेस्ट होगी, और उसके अलावा ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रिक एनसेफेलोग्राफी जब कराएंगे तो सारी वेव जो होंगी वो एब्सेंट होगी, सारी एक्टिविटी एब्सेंट होगी फॉर कंटिन्यूस 24 आवर्स। सो अगर ये सारी चीज़ें आ रही हैं तो हम कहेंगे कि ब्रेन की डेथ हो गई है। अब ब्रेन डेथ के अंदर हार्ट जो है वो पंप कर सकता है, कार्डियक एक्टिविटी परसिस्ट कर सकती हैं, उसको हमने नहीं छेड़ना। सिर्फ 3 चीज़ें देखनी है, अनरिस्पॉन्सिवनेस टू ऑल स्टिमुलस, रेस्पिरेटरी अरेस्ट, और उसके अलावा एब्सेंस ऑफ ईईजी एक्टिविटी। और अगर हम बहुत ही अच्छा मतलब कोई प्रेग्नेंट वुमेन है और हम उसको बहुत अच्छा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, तो हम ब्रेन डेड प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी के फंक्शंस को जो है वो चालू रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल उसके हार्ट को हम बीट कराई रख सकते हैं जब तक जो है वो फीटस डिलीवर ना हो जाए। सो कहने का ये मतलब है कि जो ब्रेन डेथ है इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि इसमें हार्ट भी रुक जाएगा, बाकी मेटाबॉलिज्म भी रुक जाएंगे। वेल हो सकता है कि वो चलते रहें। अब सिग्निफिकेंस क्या है ब्रेन डेथ को डिटरमिन करने की। पहली इंपॉर्टेंट बात, जिस पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, अब वो बंदा कभी भी लाइफ के साथ कंपैटिबल नहीं हो सकता, चाहे जो मर्ज़ी कर लें। तो फिर क्या होगा, उस बंदे को आराम से, अगर वो वेंट पे है तो वेंटिलेटर से उतार देंगे। वैसे उसके ऊपर अपने रिसोर्सेज हम ज़ाया कर रहे हैं, इससे अच्छा किसी और पेशेंट को लगा दें जिसको सच में ज़रूरत है, जिसको हम बचा सकें। इसके अलावा अगर कोई बंदा डेड हो गया, उसका ब्रेन डेड हो गया है, लेकिन उसके ऑर्गन्स तो काम कर रहे हैं, हार्ट जो है वो काम कर रहा है, किडनी काम कर रहा है, लंग्स, पेंक्रियाज, इंटेस्टाइन सारे काम कर रहे हैं। सो मेरे ऑर्गन्स को जो है वो निकाल सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं आफ्टर टेकिंग द कॉन्सेंट फ्रॉम द फैमिली मेम्बर, और उनसे अच्छी तरह साइन करवा लेने, बाद में वो रोला डाल के हमारे गले ही फिट हो जाए। अब इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, ठीक है, हर सोसाइटी के, हर रिलीजन, हर कल्चर की अपनी अपनी वैल्यूज़ होती हैं। और अगर एक ऐसा पेशेंट है जिसका ब्रेन डेड हो गया और हम उसे ऑर्गन की रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी है कि हम फैमिली के पास जाएंगे, जी आपका बंदा मर गया, इसके ऑर्गन हमें दे दो। पहले उन्हें आराम से जो है बैड न्यूज़ ब्रेक करें, फिर उनको थोड़ा सा टाइम दे कि वो सारा शॉक को एब्जॉर्ब कर लें, फिर एंड में उनसे रिक्वेस्ट करें कि भाई अगर आपको इस तरह अच्छा लगता है, सारा एक्सप्लेन करने के बाद कि ये किसी और के काम आ सकता है, तो ठीक है, उनसे साइन करवा लें और फिर ऑर्गन को रिट्रीव कर लें। तो अगर ब्रेन डेथ की कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो इसमें हो सकता है कि लार्ज इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो जाए, मैसिव इस्कीमिक स्ट्रोक हो जाए, या फिर कंट्यूजन हो जाए। इसी तरह एक्स्ट्रा ड्यूरल हैमरेज या सब ड्यूरल हैमरेज हो सकती हैं, एडीमा
डिफ्यूज़ ब्रेन एडीमा, बहुत ज़्यादा एडीमा हो गया है, ब्रेन डेड हो सकता है। ब्रेन स्टेम में कोई इंजरी हो गई है तो इस केस में ब्रेन की डेथ हो सकती है। अब डेथ किस तरह डिक्लेयर करनी है? वेल, इसके लिए 2 डॉक्टर्स चाहिए जिनमें से एक कंसल्टेंट मास्ट हो, और इन दोनों डॉक्टर्स का कम अज़ कम 5 साल का तजर्बा हो। सो आई रिपीट, 2 डॉक्टर्स ब्रेन डेथ डिक्लेयर करेंगे, दोनों का 5 साल का तजर्बा हो और उनमें से एक का लेवल कम अज़ कम कंसल्टेंट हो, फिर जो है ब्रेन डेथ डिक्लेयर होती है। अब अगर कुछ प्री रेक्विसाइट्स की बात करें जो कि ब्रेन डेथ को डिटरमिन करने में हमारी हेल्प करेंगी, तो पहली बात, कोई ऐसा शक शुबा नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि पेशेंट को एक अच्छी खासी सट बजी है, कोई अच्छी खासी इंजरी हुई है, और अब पेशेंट की जो कंडीशन है उसके ऊपर चाहे जितना मर्जी ज़ोर लगा लें वो ठीक नहीं होने वाली, और ब्रेन डैमेज की जो इटियोलॉजी है वो नोन हो। इन सिंपल वर्ड्स, हमें पता हो कि पेशेंट अब ठीक नहीं होने वाला, और हमें ये भी पता हो कि क्या हुआ है इस पेशेंट के साथ, इटियोलॉजी नोन हो। ये थी फर्स्ट प्री रेक्विसाइट। सेकेंड की बात करें तो पेशेंट कोमे में हो, वेंटिलेटर के ऊपर हो। थर्ड, कोर बॉडी टेम्परेचर जो वो 32 डिग्री से कम हो। फोर्थ, सीटी ब्रेन पेशेंट का मस्ट होना चाहिए हमारे पास, सीटी ब्रेन के बगैर हम जो है वो ब्रेन डेथ नहीं डिक्लेयर कर सकते। और फिफ्थ, जितनी भी एक्यूट मेटाबॉलिक कंडीशंस हैं या एंडोक्राइन रीअरेंजमेंट्स हैं उन सब को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। ऐसे ना हो कि पेशेंट डीके के अंदर पड़ा हो या होंक के अंदर पड़ा हो, या फिर एंडोक्राइन रीअरेंजमेंट्स इतनी ज़्यादा हो, हम पेशेंट जो है वो टुन हो सकता है एंसेफेलोपैथी के अंदर हो, हम कहें जी इसका ब्रेन डेड है। सो इन सारी चीज़ों को, मेटाबॉलिक और एंडोक्राइन रीअरेंजमेंट्स को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा। सो अगर प्री रेक्विसाइट्स की बात करें तो क्या क्या होना चाहिए? पहली बात, इटियोलॉजी नोन होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इंजरी के बारे में। सेकंड, पेशेंट कोमे में हो, वेंट के ऊपर हो। थर्ड, जो कोर बॉडी टेम्परेचर हो 32 से कम हो। फोर्थ, हमारे पास सीटी होना चाहिए, सीटी स्कैन ब्रेन का। फिफ्थ, जितनी भी एक्यूट मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डीरेंजमेंट्स हैं उन्हें एक्सक्लूड करना बनता है। और सिक्स्थ, फाइनली, कोई ड्रग इंटॉक्सिकेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि पेशेंट बाद में पता चले कि जी उसके घर वाले हिस्ट्री दे रहे हैं कि इसने जी आकर पॉइजन जो इंजेक्ट कर लिया था या पी लिया था। सो ये एब्सेंस ऑफ ड्रग इंटॉक्सिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें देखेंगे? जितने भी सेरिब्रम के फंक्शंस हैं वो सारे एब्सेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, पेशेंट डीप कोमे में हो, उसके अलावा स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स, बॉडी की खुद से इधर उधर हाथ ना हिला रहा हो, मोटर वोकल रिस्पॉन्स उसका ना हो, ऑडिटरी रिस्पॉन्स ना हो, किटेनियस स्टिमुलेशन को कोई रिस्पॉन्स ना दे रहा हो। हाँ, स्पाइनल रिफ्लेक्सेस जो है वो परसिस्ट कर सकते हैं, ये सेरिब्रल फंक्शन के अंदर नहीं आते। सो सेरिब्रल फंक्शन सारे एब्सेंट होने चाहिए, कोमे में हो, मूवमेंट ना कर रहा हो, रिस्पॉन्स ना दे रहा हो, ना विजुअल, ना ऑडिटरी, ना किटेनियस वगैरह वगैरह। इसके अलावा स्टेट जो है वो इरिवर्सिबल हो, पेशेंट जो बस अब टुन हो गया वो वापस नहीं आ रहा। इसके अलावा जितने ब्रेन स्टेम के फंक्शन है वो एब्सेंट हो। ब्रेन स्टेम में क्या आ सकता है? वेल, ब्रेन स्टेम के साथ हमारे पास पिपलरी फंक्शंस हैं वो एसोसिएटेड है, ऑक्यूलर मूवमेंट्स हैं, और इसके अलावा फ्रिंजियल और गैग रिफ्लेक्सेस हैं। सो अगर प्यूपिलरी साइंस की बात करें तो जो प्यूपल होंगे वो नॉन रिस्पॉन्सिव होंगे, उनके ऊपर जितनी मर्जी लाइट मार लें वो कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। राउंड ओवल होंगे, मिड साइज्ड और डायलेटेड होंगे। सो दे आर मिड साइज्ड एंड डायलेटेड। उसके अलावा ऑक्यूलर आइज़ की मूवमेंट्स को चेक करें तो इसमें 2 रिफ्लेक्सेस आते हैं, ऑक्यूलोसेफेलिक रिफ्लेक्स या फिर ऑक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स। ऑक्यूलो मीन्स आइज़, सेफेलिक मीन हेड। तो इसमें हम करेंगे क्या कि जल्दी से पेशेंट का जो हेड है वो 90 डिग्री साइड के ऊपर कर देंगे, यानी सिंपली लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड के ऊपर जल्दी से कर देंगे। और अगर तो पेशेंट का ब्रेन डेड होगा तो इसमें आइज़ जो हैं वो मूव नहीं करेंगी, बिल्कुल ऐसे ही हेड के साथ साथ ऐसे ऐसे खुद ही मूव करती जाएंगी। हाँ, लेकिन अगर कोई नॉर्मल या हेल्दी पर्सन है तो होता क्या है कि आइज़ जो होती हैं वो जंप करती हैं और लॉक करती रहती हैं चीज़ों को। सो जब हेल्दी पर्सन को हम करेंगे ना तो उसकी आइज़ इस तरह मूव नहीं करेंगी, आइज़ जो होंगी वो फिक्स्ड ही रहेंगी। इन अदर वर्ड्स हम कहेंगे कि आइज़ जो है वो ऑपोजिट मूव कर गई हैं इन अ हेल्दी पर्सन। लेकिन जो डेड पर्सन होगा, जिस बंदे का ब्रेन स्टेम डेड होगा, उसका अगर हम सारे इधर उधर हिलाएंगे तो आंखें भी साथ साथ ऐसे ऐसे जिस तरह गुड़िया की आंखें होती हैं, इसीलिए हम इसे कहेंगे दिस इज़ डॉल्स आई रिफ्लेक्स। उसके अलावा एक ऑक्यूलो वेस्टिबुलो रिफ्लेक्स होता है। ऑक्यूलो मीन्स आइज़ और वेस्टिबुलो मीन्स ये जो कान से रिलेटेड है। सो इसमें होगा क्या? सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, पेशेंट का हम हेड एलिवेट करेंगे, सर ऊपर उठाएंगे 30 डिग्री। अब जाहिर है 2 कान होते हैं लेफ़्ट और राइट साइड के ऊपर। अब होगा क्या कि पहले एक साइड के ऊपर हम 50 मिलीलीटर ठंडा पानी डालेंगे, फिर 5 मिनट बाद दूसरे साइड के ऊपर कान के अंदर जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके ऊपर अगेन 50 मिलीलीटर आइस कोल्ड वाटर ठंडा पानी जो है वो डालेंगे।
नॉर्मल पर्सन के अंदर क्या होगा कि दोनों जो आइज़ होंगे वो कॉन्जुगेटली इधर उधर लेफ्ट राइट मूव करेंगे, निस्टैगमस आएगा। लेकिन जो जिस बंदे की ब्रेन डेथ हो गई है, जिसका ब्रेन डेड है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगी। अब ये सारे थे हमारे पास ब्रेन स्टेम के फंक्शंस, जिसमें प्यूपिलरी साइंस आए हैं या ओक्यूलो मूवमेंट्स आई हैं, जिसमें ओक्यूलोसेफेलिक या ओक्यूलो वेस्टिबुलर रिफ्लेक्स देखा है। अब इसके बाद अगर थर्ड जो कंपोनेंट है उसकी बात करें, विच इज़ एब्सेंस ऑफ फ्रिंजल एंड गैग रिफ्लेक्स, तो इसमें होगा क्या कि हम फेस के फीचर्स देखेंगे। अब क्या क्या देख सकते हैं इसमें, कॉर्नियल रिफ्लेक्स कर सकते हैं, जॉ रिफ्लेक्स कर सकते हैं, और पेशेंट की शक्ल को देख सकते हैं जब हम उसे पेनफुल स्टिमुलस दें। वेल जो कॉर्नियल रिफ्लेक्स होता है वो किस तरह होता है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व होती है वो लेके जाती है, और जो ईफ्रंट पाथवे होता है उसके अंदर सेवंथ नर्व, जिसे हम फेशियल नर्व कहते हैं, जो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को सप्लाई करती है, वो मोटर फाइबर्स लेके आ रही होती है और ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई मसल्स को सप्लाई करती है। इसके अलावा जॉ रिफ्लेक्स देख सकते हैं, वो किस तरह ट्राइजेमिनल नर्व के थ्रू देखेंगे। और इसके अलावा फेस के ऊपर जितनी ग्रीमिनेंस है वो देख सकते हैं। वेल इसमें फेशियल नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती है। उसके अलावा एपनिया टेस्ट कर सकते हैं। वेल अब अगर एपनिया का लिटरली मतलब देखें तो यह है सिजेशन ऑफ ब्रीदिंग या एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन। सो एपनिया टेस्ट में भी हम क्या करेंगे कि एडिकेट कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की पेशेंट के अंदर होगी और पेशेंट जो है वो सांस नहीं लेगा। अब नॉर्मली होता क्या है कि जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होती है ये रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करती है और इस तरह रेस्पिरेशन जो है वो चलती है। अब इस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि उसके अंदर ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्डअप होती रहेगी, और क्योंकि उसका ब्रेन स्टेम जो है वो डेड हो गया है, अब उसका रेस्पिरेटरी सेंटर भी फारिग हो गया। सो डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो पेशेंट सांस नहीं लेगा, एपनिया के अंदर होगा। दिस इज कॉल्ड एपनिया टेस्ट। अब जो एपनिया टेस्ट है ये क्लिनिकल बेड साइड टेस्ट है और हम इसको यूज़ करते हैं ब्रेन स्टेम में, जो मेड्यूलरी ब्रेन स्टेम है उसके रेस्पिरेटरी सेंटर को चेक करने के लिए। अब इसमें हमने करना क्या है कि पेशेंट को सबसे पहले थोड़ी सी ऑक्सीजन देनी है, प्री ऑक्सीजनेशन करनी है कुछ मिनटों के लिए। फिर उसको वेंटिलेटर से हमने डिस्कनेक्ट कर देना है, वेंटिलेटर निकाल देना है। अब ऑक्सीजन जो दी थी तो वो इसलिए दी थी कि पेशेंट उसे यूज़ करे। अगर तो हम ऑक्सीजन नहीं देंगे और वैसे वेंट को डिस्कनेक्ट कर देंगे तो पेशेंट तो सीधा मर जाएगा। तो हमने क्या करना है, ऑक्सीजन देकर वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करना है। जब हम वेंटिलेटर को डिस्कनेक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा कि पेशेंट सांस नहीं लेगा, और जब वो सांस नहीं लेगा तो अंदर ही अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बिल्डअप होती जाएगी। अब यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगी, रेस्पिरेटरी सेंटर में जाएगी, मेडुलरी ब्रेन स्टेम के रेस्पिरेटरी सेंटर के अंदर, और वहाँ पर जाकर स्टिमुलेट करेगी। फिर हम पेशेंट को जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, क्या उसकी रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है वो स्टार्ट हुई हैं, और पेशेंट जो है वो एडिकेट टाइडल वॉल्यूम लेना स्टार्ट कर रहा है। यानी टाइडल वॉल्यूम का मतलब है 500 मिलीलीटर एयर अंदर आती है और 500 बाहर जाती है, जो एक नॉर्मल सांस के साथ एयर अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर जा रही है। दिस इज़ कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। फिर हम एबीजीज करेंगे, उसके ऑक्सीजन देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, और उसके साथ साथ पीएच देखेंगे। एबीजीज करेंगे आफ्टर 8 मिनट्स, फिर वेंटिलेटर को रिकनेक्ट कर देंगे। अब एपनिया टेस्ट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब पेशेंट के अंदर कोई रेस्पिरेशन नहीं आई, ठीक है, हमने वेंटिलेटर उसका डिस्कनेक्ट किया, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हुई, कोई इसके अंदर पेशेंट के अंदर रेस्पिरेशन नहीं आई, और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बिल्डअप हुई, इट इज़ मोर देन 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। सो पेशेंट ने नहीं रिस्पायर किया, कार्बन डाइऑक्साइड 60 मिलीमीटर मर्करी से ज़्यादा होगी, इसका मतलब एपनिया टेस्ट इज़ पॉजिटिव और पेशेंट जो है वो मर गया है, उसका ब्रेन डेथ हो गई है। और इसके अलावा अगर एपनिया टेस्ट नेगेटिव कब आ सकता है, वेल जब हमने वेंटिलेटर डिस्कनेक्ट किया तो पेशेंट ने सांस लेना स्टार्ट कर दिया, टाइडल वॉल्यूम उसका रिस्टोर हो गया, मतलब एयर अंदर जा रही थी बाहर आ रही थी, अंदर जा रही थी बाहर आ रही थी, वो सांस ले रहा था, रेस्पिरेशन उसकी स्टार्ट हो गई, चालू हो गई, और उसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है वो 60 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से कम था, ठीक है। तो इसका मतलब कि ब्रेन जो है वो अलाइव है। दिस इज़ नेगेटिव एपनिया टेस्ट। इसके अलावा कुछ और कन्फर्मेटरी टेस्ट भी हैं, वेल उसमें सेरिब्रल एंजियोग्राफी करा सकते हैं, एमआरए करा सकते हैं जिसे मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी कहते हैं, उसके अलावा ट्रांसक्रेनियल डॉपलर करवा सकते हैं, ईईजी करा सकते हैं, या इसके अलावा रिट्रोग्रेड डायस्टोलिक ब्लड फ्लो को चेक कर सकते हैं। उसके अलावा इवोक्ड पोटेंशियल्स देख सकते हैं, ब्रेन स्टेम के इवोक पोटेंशियल देख सकते हैं, सोमैटोसेंसरी सिस्टम के, एपनिया टेस्ट जो भी हमने किया, और टेक्नीशियम 99 ब्रेन स्कैन करवा सकते हैं। ये हम कन्फर्मेटरी टेस्ट करवाएंगे। नेक्स्ट अब डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करें तो अगर पेशेंट बिल्कुल टुन्न है, कुछ भी नहीं कर रहा, क्या क्या हो सकता है, ड्रग इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, फॉर एग्जांपल थायोपेंटोन वगैरह,
हाइपोथर्मिया हो सकता है, शॉक में पेशेंट हो सकता है, या एंसेफलाइटिस में हो सकता है, या कोई मेटाबॉलिक डीअरेंजमेंट्स है, फॉर एग्जांपल डीके में है, हॉन्क में है, इसमें आ सकते हैं पेशेंट, या कोई एंडोक्राइन क्राइसिस आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो मिक्सएडिमा कोमा के अंदर आ गया है, या फिर सिंपली कहें तो उसके अलावा एड्सोनियन क्राइसिस वगैरह में आ गए, तो ये सारे एंडोक्राइनोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स। अब होता क्या है कि जो ब्रेन है उसके बाहर स्कल होती है। अब ये जो स्कल है ये बोन ही है, इन इलास्टिक और ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। सो जितना क्रेनियल कैविटी का टोटल वॉल्यूम है दैट इज़ 1700 मिलीलीटर। इसमें से जो ब्रेन ऑक्यूपाई करता है वो 1400 है, पीछे रह गया 300 मिलीलीटर। इसको डिवाइड कर देते हैं 150 और 150 में। 150 CSF ऑक्यूपाई करता है और 150 में ब्लड है। सो अगर इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो राइज कर जाएगी तो वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर को इंक्रीज़ करेगी और ब्रेन टिश्यू को कंप्रेस करेगी, जिसकी वजह से सिम्टम्स आएंगे। हेडेक हो सकती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हो सकती है, इसके अलावा अनकॉन्शियसनेस हो सकती है, या डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, ब्लरिंग ऑफ विजन, ये सारी चेंजेस आ सकती हैं। ये सारी इंट्राक्रेनियल प्रेशर से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन अगर करें ब्रेन ट्यूमर्स की तो कुछ मलिग्नेंट है, कुछ बिनाइन है और कुछ मेटास्टेटिक है, जो कि लंग, ब्रेस्ट, किडनी और कोलॉन में जा सकते हैं। सो अगर मलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ब्रेन की बात करें तो इसमें एस्ट्रोग्लाइल ट्यूमर्स आ सकते हैं, एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, उसके अलावा आयोडेंड्रोग्लाइकोमा आ सकता है, एपेंडियोमा, मेड्यूलोब्लास्टोमा, लिम्फोमा, पाइनियल ग्लैंड ट्यूमर, ये सारे मलिग्नेंट हैं। सो इनके साइन सिम्टम्स क्या होंगे? वेल, ये हेडेक कराएंगे और प्रीडोमिनेटली अर्ली मॉर्निंग। उसके अलावा फोकल डेफिसिट, सीजर्स, वॉमिटिंग। अर्ली मॉर्निंग क्यों? क्योंकि जब बंदा लेटता है तो सारी बॉडी का प्रेशर जो है वो इक्वलाइज हो जाता है, सो ब्रेन में भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो जब वो सारी रात लेट के बैठेगा और सुबह उठेगा तो उसकी सुबह सुबह सर में दर्द होगी। इन्वेस्टिगेशन CT MRI बायोप्सी करवाएंगे और ट्रीटमेंट के अंदर एक्सीजन करेंगे ट्यूमर की बाय करेनियोटमी, रेडियोथेरेपी कर सकते हैं, और अगर तो लिम्फोमा या मेड्यूलोब्लास्टोमा है तो इस केस में कीमोथेरेपी भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बिनाइन ट्यूमर्स ऑफ ब्रेन की बात करें तो इसमें मेनिंजियोमा, पिट्यूटरी के आ सकते हैं, एकॉस्टिक न्यूरोमा, इसको हम कहते हैं दिस इज श्वानोमा ऑफ 8th क्रेनियल नर्व। इसके अलावा एपिडर्मोइड सिस्ट आ सकती हैं, कोलॉइड सिस्ट आ सकती हैं, कोरॉइड प्लेक्सिस का अगर कोई पैपिलोमा है वो आ सकते हैं, हेमेंजियोब्लास्टोमा, सारे बिनाइन ट्यूमर्स हैं ब्रेन के। अब अगर इसमें सबसे पहले मेनिंजियोमा की बात करें तो एक बिनाइन ट्यूमर है और ये औरतों में ज़्यादा होगा। ये सेंट्रल जो मिड लाइन होती है ना वहाँ पे ये ज़्यादा पाया जाता है, इसे हम कहते हैं दिस इज़ पैरासैजिटल, यानी इसकी ये मोस्ट कॉमन साइट है। और इस पैरासैजिटल साइट में भी ये कहाँ पर होगा? सेरिब्रल कन्वेक्सिसिटी, जो बाहर वाली कन्वेक्स साइड है वहाँ पे होगा। यूजुअल सिम्टम्स इसके क्या हो सकते हैं? सीजर्स, हेडेक, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट वगैरह। डायग्नोसिस जो है CT MRI पे कराएंगे। ट्रीटमेंट इसकी रिसेक्शन है, रेडियोथेरेपी रिकरेंट केसेस में करवा सकते हैं। उसके अलावा अगर पिट्यूटरी ट्यूमर्स की बात करें तो जितने भी इंट्राक्रेनियल ट्यूमर्स हैं उनका 10% बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द पिट्यूटरी ट्यूमर्स आर प्रोलैक्टिनोमा, जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया वगैरह ये सारी चीज़ें होंगे। इसके अलावा 20% जो होते हैं नॉन फंक्शनिंग है। अगर नॉन फंक्शनिंग है तो इसका मतलब ये कोई हार्मोन वगैरह सिक्रीट नहीं कर रहे, बस ये प्रेशर ही कॉज कर रहे हैं, जिसकी वजह से बाइटेम्परल हेमिनोपिया होगा। उसके अलावा कुछ ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग एडनोमास भी हो सकते हैं और ACTH सिक्रीटिंग एडनोमास भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर्स की बात करें तो पहली बात, क्योंकि ट्यूमर है इसका एक प्रेशर इफेक्ट होगा, तो सिंपल सी बात है बाइटेम्परल हेमिनोपिया करेगा, हेडेक, प्रोप्टोसिस, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स वगैरह ये सारी चीज़ें स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन की वजह से होंगी। इसके अलावा अगर तो ये फंक्शनल है, मतलब ये हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं, तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है। अगर तो प्रोलैक्टिनोमा है तो ये सारे सिम्टम्स भी कॉज करेगा, साथ गैलेक्टोरिया भी करेगा। इसी तरह अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रीटिंग एडनोमा है तो ये हेडेक, प्रोप्टोसिस और बाइटेम्परल हेमिनोपिया ये तो कॉज करेगा, साथ साथ एक्रोमेगैली भी करेगा। ACTH सिक्रीटिंग एडनोमा है, ये सारे सिम्टम्स प्रेशर सिम्टम्स कॉज करेगा, उसके अलावा कुशिंग डिजीज़ करेगा। इसी तरह TSH सिक्रीटिंग एडनोमा है, हाइपरथायराइडिज्म के साथ ये प्रेशर सिम्टम्स कॉज करेगा। सो ये सारे जो हैं ये रियली डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का ट्यूमर है। और अगर नॉन फंक्शनल है तो वो सिर्फ स्पेस ऑक्यूपाइंग यानी प्रेशर सिम्टम कॉज करेगा, फॉर एग्जांपल हेडेक हो गया, प्रोप्टोसिस हो गया, बाइटेम्परल हेमिनोपिया वगैरह। इन्वेस्टिगेशंस करेंगे तो MRI, CT, पिट्रोजल साइनस सैम्पलिंग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि कौन सा ट्यूमर है। सर्जरी जो है फर्स्ट लाइन है, लेकिन प्रोलैक्टिनोमा में हम ये नहीं करते। तो फिर प्रोलैक्टिनोमा में करेंगे क्या? पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। प्रोलैक्टिनोमा जो है वो डोपामीन एगोनिस्ट को अच्छा रिस्पॉन्स करता है, फॉर एग्जांपल ब्रोमोक्रिप्टीन। नाउ दिस ब्रोमोक्रिप्टीन विच इज़ एक्चुअली डोपामीन, सो दिस डोपामीन
इज़ नेचुरली एंटागनिस्ट फॉर प्रोलैक्टिन। इसके अलावा अगर एकॉस्टिक न्यूरोमा की बात करें तो हमें पता है दिस इज़ श्वानोमा ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व। अब श्वानोमा क्या होता है, हमें पता है कि अगर सीएनएस के अंदर माइलिन शीट जो न्यूरॉन्स बना रहे होते हैं उन्हें हम ओलिगोडेंड्रोसाइट कहते हैं, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट बना रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं दीज आर श्वान सेल्स। सो आउटसाइड सीएनएस जिसे हम कहते हैं पीएनएस, इसमें जो चीज़ माइलिन शीट बना रही है उसे हम कहते हैं दीज आर श्वान सेल्स। और अगर इनका ट्यूमर हो जाए जिसे हम कहें श्वानोमा ऑफ एट्थ क्रेनियल नर्व, एट्थ में हमारे पास आती है वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। अब ये यूनिलैटरल भी हो सकता है, बायलैटरल भी हो सकता है, और इसकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस टाइप 2 के साथ। विजुअल प्रेजेंटेशन क्या है, क्योंकि एट्थ नर्व वेस्टिबुलो कॉक्लियर इन्वॉल्व हो गई है तो हीयरिंग लॉस हो सकता है, वर्टाइगो हो सकता है, और ये अगर पीछे सेरिबैलोपोंटाइन एंगल की तरफ चल जाए तो ये कंप्रेशन कॉज करेगा सेवन्थ और फिफ्थ नर्व की, और अगर ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया तो नाइन्थ और टेंथ नर्व भी इन्वॉल्व हो सकती हैं। इन्वेस्टिगेशंस में एमआरआई करवाएंगे, ऑडियोमेट्री करवाएंगे, और ट्रीटमेंट में रिसेक्शन करवाएंगे। नेक्स्ट इज़ हाइड्रोसेफलस। हाइड्रोसेफलस का मतलब है कि एक्सेस सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विद इन द क्रेनियल कैविटी। ये क्यों हो सकता है, वेल इसमें इम्बैलेंस होता है, या तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गई है या फिर सीएसएफ की एब्जॉर्प्शन नहीं हुई। सो इसके अगर सारे पाथवे को रिवाइज करें तो हमें पता है वेंट्रिकल्स जो हैं वो बनाते हैं, और जो अरेक्नॉइड विलाएँ हैं उनके अंदर ड्रेन होता है। सो लैटरल वेंट्रिकल बनाता है, फोरामेन ऑफ मोरो से थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ पर सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, वहाँ से फोर्थ वेंट्रिकल में आता है, फोर्थ वेंट्रिकल के अंदर फोरामेन ऑफ लुश्का है, फोरामेन ऑफ मेजेंडी है, मेजेंडी वाले मीडियन होते हैं, लुश्का वाले लैटरल होते हैं। सो इससे फाइनली चलता चलता सब अरेक्नॉइड स्पेस में जाता है, वहाँ पर अरेक्नॉइड विलाई होते हैं और वो इसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो अगर प्रोडक्शन में या एब्जॉर्प्शन में कहीं डिफेक्ट आ जाए तो उसकी वजह से हाइड्रोसेफलस हो सकता है। सो किन कंडीशंस में सब हो सकता है, वेल पहली बात ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है, उसके बाद एक्विडक्ट स्टीनोसिस हो गई है, क्यारी मालफॉर्मेशन, मोस्ट लाइकली क्यारी मालफॉर्मेशन 2, इसके अंदर हाइड्रोसेफलस हो सकता है। पोस्टीरियर फोसा में कोई ट्यूमर हो जाए, पोस्टीरियर फोसा में कोई ब्लीड हो जाए, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए फोरामेन ऑफ मोनरो की। इसके अलावा सबअरेक्नॉइड हैमरेज या कोई डेफिशिएंसी हो जाए इन एब्जॉर्प्शन ऑफ सीएसएफ, जिसमें अरेक्नॉइड विलाई जो है उनको कोई डैमेज हो जाए, मेनिंजोमाइलोसील हो सकते हैं, एक्यूट मेनिंजाइटिस, सबअरेक्नॉइड हैमरेज, या एक्सेसिव प्रोडक्शन, वेंट्रिकल नहीं ज़्यादा प्रोड्यूस कर दिया, या फिर सेरिब्रल डिसजेनेसिस या सेरिब्रल एट्रोफी होगी जिसमें साइज़ कम हो गया, तो उस केस में भी प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोसेफलस। तो इसके अगर सिम्टम्स की बात करें एक्यूट ऑनसेट में तो होगा क्या कि हेड का साइज़ बड़ा हो जाएगा, और ये जो फीचर है सिर्फ उन बच्चों में होगा जिनकी उम्र 3 साल से कम है, क्योंकि उनका हेड जो है वो भी कच्चा होता है। ये अडल्ट्स में ऐसा नहीं होगा, अडल्ट्स में कोई हेड साइज इनलार्जमेंट इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। इसके अलावा अगर वैसे देखें तो हेडेक हो सकती है, ब्लड विजन, वही सारे इंट्राक्रेनियल प्रेशर वाले साइन सिम्टम्स हैं। रिटार्डेशन हो सकती है मोटर फंक्शंस की, इंटेलेक्चुअल फंक्शंस की, उसके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, और ये प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग ऐसी वॉमिटिंग जो कि बग़ैर मतली के, बग़ैर नौजिया के, ऐसे ही बैठा है बंदा, बैठे बैठे ऐसी उल्टी आ गई, दिस इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल का हरगिज़ ये नहीं मतलब होता कि मुंह भर के आई है, मुंह खुल के आई, कि इधर गिरी के उधर गिरी। इसका बस ये मतलब होता है कि नौजिया नहीं है, बंदा वैसे ही बैठा था, अचानक वॉमिटिंग आ गई, दिस इज़ प्रोजेक्टाइल। और अगर नौजिया के साथ आ रही है जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोजेक्टाइल, तो ये हो सकता है कि जीआई कॉजेज़ में, उस इस केस में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी। साइंस की बात करें तो जो प्यूपल होंगे वो छोटे छोटे स्मॉल होंगे, और अगर इन स्मॉल प्यूपल्स को हम जल्दी ट्रीट नहीं करेंगे तो लेटर स्टेज में जाकर डायलेट हो सकते हैं। इसके अलावा बायलैटरल 6 नर्व पैल्सी हो सकती है, एब्ड्यूसेंट, जिसकी वजह से आइज़ जो है वो लैटरली मूव नहीं करेंगे, यानी हम सिंपल वर्ड्स में अगर कहें आइज़ हमारी एबडक्ट नहीं करेंगी। इसके अलावा पेशेंट के अंदर एक्सटेंसर पॉस्चरिंग हो सकती है, और बायलैटरल दोनों साइड के ऊपर एक्सटेंसर प्लांटर रिस्पॉन्स आएगा। उसके अलावा सनसेट साइन होता है, इसमें होता क्या है कि नॉर्मली जो आईलिड होती है, अपर आईलिड ऊपर वाली, उसके और जो ब्लैक आई का पोर्शन होता है जिसे हम आयरस कहते हैं, अपर आईलिड थोड़ा सा एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में अपर आईलिड जो होती है इस आयरस को थोड़ा सा ढांप के रखती है, कवर करके रखती है। सो इस केस में सनसेट साइन होगा क्या कि जो अपर आईलिड है, जो ब्लैक कलर के गोल बंटा अंदर आयरस नज़र आ रहा होता है, इन दोनों के बीच में वाइट स्क्लेरा नज़र आ जाएगा। सो स्क्लेरा इज़ विजिबल बिटवीन द अपर आईलिड एंड द आयरस, इसे हम कहते हैं सनसेट साइन, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ अपवर्ड कॉन्जुगेट गेज, दैट्स बिकॉज ऑफ रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कराएंगे तो सीटी स्कैन
प्लेन ब्रेन का कराएंगे, और अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं पोस्टीरियर फोसा के ट्यूमर का तो उसमें एमआरआई। ज़ाहिर है ट्यूमर्स जब भी हेड के आ जाएं तो वहाँ पर एमआरआई कराने होते हैं, कहीं पे पिट्यूटरी ट्यूमर आ जाए, कोई पोस्टीरियर फोसा का ट्यूमर, जहाँ पर ट्यूमर सॉफ्ट टिश्यू इस तरह आ जाए वहाँ पर एमआरआई। सो ट्रीटमेंट क्या है, सिंपली ड्रेनेज कर देंगे सीएसएफ की, और ये किस तरह कर सकते हैं, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट कर सकते हैं या फिर वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट कर सकते हैं। तो जिस तरह नाम बता रहा है, वेंट्रिकल से लेकर जो पेरिटोनियल कैविटी पेट है वहाँ पर शंट बना देंगे, और ये जो शंट होगी ये सब कटेनियसली होगी। और अगर बात करें वेंट्रिकुलो एट्रियल शंट की, तो इसमें सीएसएफ को ड्रेन करेंगे इनटू द ब्लड स्ट्रीम, और फिर देखेंगे कि अगर कोई ट्रीटेबल कॉज है, फॉर एग्जांपल कोई पैपिलोमा है या कोई पोस्टीरियर फोसा में ट्यूमर है, तो कॉज को ट्रीट करेंगे। पैपिलोमा है तो उसकी रिसेक्शन कर देंगे, पोस्टीरियर फोसा के अंदर ट्यूमर है तो उसकी एक्सिजन कर देंगे। नेक्स्ट इज डिजीजेज ऑफ वर्टिब्रे एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब अगर इसमें सबसे पहले डेवलपमेंटल एनॉमलीज की बात करें तो इसमें होता क्या है कि नॉर्मली वर्टिब्रल आर्चेस जो हैं वो लेफ्ट साइड से और राइट साइड से आते हैं और आपस में क्लोज करती हैं, और अगर तो ये सही तरह आपस में क्लोज ना करें वर्टिब्रल आर्चेस तो हम कहेंगे दीज आर डेवलपमेंटल एनॉमलीज ऑफ स्पाइनल कॉलम। अब इसमें जो मोस्ट कॉमन एनॉमली है दैट इज़ फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज। न्यूरल ट्यूब जब सही तरह क्लोज नहीं होगी तो उसकी वजह से स्पाइना बाइफिडा 3 वेरिएंट्स में आ सकता है, स्पाइना बाइफिडा अपार्टा, सिस्टिका, ओकल्टा। अपार्टा का मतलब है अपार्ट, सब कुछ अलहदा अलूदा हो गया है, ठीक है। सिस्टिका का मतलब है सिस्टिक यानी सैक लाइक डायलिटेशन, कोई पाउच वगैरह बन जाएगा। ओकुल्टा का मतलब है कि छुपा हुआ है, खफीफ है, ओकुल्ट है, नज़र नहीं आ रहा। तो अगर सबसे पहले स्पाइना बाइफिडा अपार्टा की बात करें तो इसमें जब बच्चा पैदा होगा ना तो उसके इस तरह कमर के ऊपर देखेंगे इतना बड़ा सुराख होगा, खप्पा इतना बड़ा बना होगा। तो इसमें होगा क्या कि न्यूरल टिश्यू जो होगा वो ओपन होगा, उसके ऊपर कोई स्किन नहीं चढ़ी हुई होगी, सीएसएफ टपक रहा होगा, साफ नज़र आ रहा होगा, और इन पेशेंट्स के अंदर मेनिंजाइटिस का रिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा है। दिस इज़ स्पाइना बाइफिडा अपर्टा, देयर इज़ नो स्किन कवरिंग ओवर द न्यूरोनल टिश्यू, सीएसएफ लीक होता हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगर बात करें स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका की, सिस्टिका का मतलब है कोई सिस्ट बन गया है, कोई पाउच बन गया है, कोई सैक लाइक स्ट्रक्चर बन गया है, और ये जो सैक बनेगा दैट इज़ मेड अप ऑफ स्किन, ये स्किन का बनेगा। अब इस तरह बच्चे को उल्टा करके देखें ना तो उसकी कमर या स्पाइन के ऊपर इतना बड़ा एक स्किन का पाउच बना होगा। अब उस पाउच के अंदर क्या क्या हो सकता है, केस नंबर 1 में इस पाउच के अंदर, इस सैक के अंदर सिर्फ मनीजेस हो सकती हैं जिसमें ड्यूरा अरेक्नोइड आ जाएं, ठीक है। और केस नंबर 2 के अंदर इसके अंदर मनीजेस भी हो सकती हैं और उसके साथ स्पाइनल कॉर्ड भी हो सकती है, यानी हराम मगज़ भी अंदर आ गया। सो अगर ऐसा केस जिसके अंदर सिर्फ मनीजेस हैं, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मैटर, और उसके अंदर थोड़ा सा सीएसएफ है, ज़ाहिर है जहाँ मनीजेस होगी वहाँ सीएसएफ भी होगा, सो इसको हम कहेंगे दिस इज़ मनिंजोसील केस या मनिंजोसील वेरिएंट ऑफ स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका। और अगर ऐसा पाउच है, ऐसा स्किन का सैक है, उसके अंदर मेनिंजेस भी हैं, ड्यूरा अरेक्नोइड हैं, साथ सीएसएफ भी है, लेकिन साथ स्पाइनल कॉर्ड भी आ गया, हराम मगज़ भी आ गया, इसको हम कहेंगे दिस इज़ माइलोमेनिंजोसील ऑफ स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका वेरिएंट। इसके बाद अगर बात करें स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा की, ओकुल्टा का मतलब है छुपा हुआ है, हमें देखने से नज़र नहीं आ रहा। तो इसमें नॉर्मली हुआ क्या है, डिफेक्ट तो है, जो वर्टिब्रल आर्चेस है वो सही तरह फ्यूज़ नहीं हुई, न्यूरल ट्यूब का डिफेक्ट है, लेकिन वो अंदर ही अंदर है, स्किन उसके ऊपर ठीक है। सो जो कॉर्ड होगी, जो स्पाइनल कॉर्ड जो स्पाइनल कैनाल के अंदर होती है, जो हराम मगज़ होता है वो अंदर ही रहेगी, वो कहीं बाहर नहीं आएगी, और बाहर कोई एक्सटर्नल सैक भी नहीं होगी, स्किन नॉर्मल होगी। हाँ, ऊपर जहाँ पर डिफेक्ट होगा ना वहाँ पर डिम्पल बन सकता है, कहीं लाइपोमा हो सकता है, या इस तरह टफ्ट ऑफ हेयर हो सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें होंगी स्पाइना बाइफिडा ओकुल्टा में। इसकी मैनेजमेंट किस तरह करनी है, वेल जेनेटिक काउंसलिंग करनी है और सर्जिकल रिपेयर करना है डिफेक्ट का। अगर बात करें मेनिंजोसील की, जो कि स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का वेरिएंट है, इसमें हुआ क्या है, स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका सैक लाइक लीजन बना है। सो इसमें होगा क्या कि कमर के ऊपर स्किन का इस तरह एक पाउच बनेगा, सैक बनेगा, उसके अंदर क्या होगा, ड्यूरा मैटर होगा, अरेक्नोइड मैटर होगा, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ फेलियर ऑफ न्यूरल ट्यूब टू क्लोज, जिसकी वजह से वर्टिब्रल आर्चेस आपस में फ्यूज़ नहीं हुई, और जो मेनिजेस हैं, जो ड्यूरा और अरेक्नोइड मैटर है वो बाहर हर्निएट कर गई हैं।
अब इसमें मज़े की बात, जो मेनिंजोसील है उसके अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड है, जो हराम मगज़ होता है, वो स्पाइन के अंदर ही रहेगा, वो अपनी जगह से बाहर नहीं आएगा। सो इसमें किस तरह प्रेजेंटेशन होगी, वेल बच्चा पैदा होगा, जब उसको उल्टा करेंगे उसकी कमर के ऊपर देखेंगे तो इस तरह सॉफ्ट एक फ्लूइड का पाउच बना होगा, जिस तरह वो ठुस ठुस वाली बॉल होती है, वो स्किन के इस तरह बना होगा और वो बड़ी सॉफ्ट सी होगी। उसके अंदर ड्यूरा और एराक्नॉइड मैटर होगा, CSF होगा और कुछ भी नहीं होगा। स्वेलिंग होगी बैक के ऊपर, और इसके अंदर कोई न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेशेंट का जो स्पाइनल कॉर्ड है वो इंटैक्ट है, वो अपनी जगह पे ही है। हाँ, अगर बात करें मेनिंजो माइलोसील की है, जिसे माइलो मेनिंजोसील कहते हैं, ये भी स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का वेरिएंट है। और अगर ये स्पाइना बाइफिडा सिस्टिका का है तो इसका मतलब स्पाइना मीन्स स्पाइन, बाइफिडा मीन्स ये सही तरह क्लोज नहीं हुई, हाफ में हो गई है, बाइफिड दो हाफ हो गए, ठीक है। सो वर्टिब्रल आर्चेस सही तरह क्लोज नहीं हुई स्पाइन में। सिस्टिका, इसमें सैक लाइक जो है स्किन बन गई है। अब माइलो मेनिंजोसील है, सो इस सैक के अंदर होगा क्या क्या, पहली बात मेनिंजेस होंगी और माइलो जिसको कहते हैं जो कॉर्ड है स्पाइनल कॉर्ड वो भी होगी। सो इसमें मेनिंजेस भी होंगी और कॉर्ड भी होंगी, और कॉर्ड जो होगी मोस्ट लाइकली कॉर्डा इक्विना होगी। सो इन पेशेंट्स के अंदर क्योंकि कॉर्ड जो है वो अपनी जगह से हर्निएट करके आ गई है, घुस गई है सैक के अंदर, और डिफेक्ट है पोस्टीरियर वर्टिब्रल आर्चेस का, तो इन पेशेंट्स के अंदर पैराप्लीजिया होगा। हो सकता है इनकी दोनों टांगें जो हैं वो काम ना करती हों, या फिर टोटल लॉस ऑफ बावल कंट्रोल हो, या ब्लैडर स्फिंक्टर्स का हो, क्योंकि जितना भी स्पाइनल सेंटर होता है वो सैक्रल वाले एरिया में ही होता है। सो अगर वहाँ पे कॉर्ड जो है डैमेज हो गई है तो बावल कंट्रोल वगैरह लॉस हो सकता है। इसके अलावा अगर ट्रीटमेंट की बात करें, पहली बात प्रिवेंट कर दें, होने ही ना दें। जब प्रेगनेंसी हो तो फॉलिक एसिड अच्छी तरह जो है वो तुन कर मामा जी को दें, क्योंकि फोलिक एसिड ने क्या करना होता है, सेल को जब डिवाइड हो रहा होता है तो उसके डीएनए को ज़रूरत होती है फोलिक एसिड की, थायमिडीन और ये सारी जितने डिवीजन हो रही होती है। इसके अलावा अगर हो गया है तो सर्जिकल एक्सीजन और रिपेयर करेंगे ताकि नॉर्मल एनाटमी को रिस्टोर करें। इसके बाद अगर बात करें स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ की, तो इसमें अगर सबसे पहले देखें स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड को कहते हैं हराम मगज़। जो वर्टिब्रेट्स होती हैं, जो जो हमारे पास ये हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में एक सेंट्रल कैनाल होती है, उसके अंदर ये स्पाइनल कॉर्ड जो है रन करती है। सॉफ्ट सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है दैट इज़ मेड अप ऑफ नर्वस टिश्यूज़। ये ब्रेन से ही डायरेक्ट एक्सटेंड होती है नीचे की तरफ, डाउनवर्ड कंटिन्यू करती है और L1 के ऊपर आकर ये ख़त्म हो जाती है। अब अगर कॉजेज़ देखें स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं, सबसे पहले रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया, स्पाइन जो है इंजर हो गई है। गन शॉट इंजरी, फॉल फ्रॉम हाइट, स्पोर्ट्स इंजरीज, इन सब में स्पाइन जो है इंजर हो सकती है। इसके अलावा इफेक्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की बात करें तो डिफरेंट फैक्टर डिपेंड करता है कि किस लेवल के ऊपर इंजरी हुई है। इसके अलावा इन इंजरीज़ को हम कह सकते हैं कि कंप्लीट इंजरीज़ हैं या पार्शल इंजरीज़ है। वेल ये किस तरह कर सकते हैं, फ्रैंकल स्केल के ऊपर हम इसे कैटेगराइज करते हैं। तो ये कंप्लीट इंजरी और पार्शियल इंजरी हुई क्या है, वेल कंप्लीट इंजरी का मतलब है कि जिस लेवल के ऊपर इंजरी हुई है स्पाइन में, फॉर एग्जांपल से T4 के ऊपर हो गया, उससे नीचे जितनी बॉडी है वो सारी फारिग होगी। देयर इज़ नो फंक्शन बिलो द लेवल ऑफ इंजरी, इसे कहते हैं दिस इज़ कंप्लीट इंजरी। और ये बोथ साइड ऑफ बॉडी इक्वली अफेक्टेड होंगी इस केस में। इनकम्प्लीट या पार्शियल इंजरी क्या है, वेल जिस लेवल के ऊपर इंजरी हुई उससे नीचे, ज़ाहिर है ये कॉमन है, जहाँ पर इंजरी होनी है उससे नीचे वाला एरिया फारिग होना है। पार्शियल इंजरी में क्या होगा, जहाँ पर इंजरी होगी उससे नीचे कुछ फंक्शन जो है वो प्रिजर्व हो जाएगा, कुछ फंक्शन जो है वो लॉस हो जाएगा। हो सकता है कि पेशेंट की एक टांग जो है वो थोड़ी ज़्यादा मूव करती हो, दूसरी टांग बिल्कुल भी ना मूव करती हो सकता है पेशेंट थोड़ा सा लड़खड़ा कर चलता हो सकता है कि एक साइड के ऊपर फंक्शनिंग अच्छा हो, वेल हो, ज़्यादा काम करे और दूसरी साइड पर कम हो, तो इसको कहेंगे दिस इज़ पार्शियल इंजरी। इसी तरह अगर स्पाइन की इंजरीज़ की बात करें तो अगर सर्वाइकल स्पाइन की बात करें तो इसमें विप्लैश इंजरी होती है। अब इसमें होता क्या है कि जिस तरह ज़ोर से गाड़ी चला रहे हैं, बड़ी स्पीडिंग कर रहे हैं, अचानक ब्रेक लगाई है, तो पहले बंदा आगे की तरफ जाता है, फिर पीछे की तरफ जाता है, फिर आगे की तरफ जाता है। तो जब ये फोर्सफुल एक्सट्रीम फ्लैक्शन होती है और एक्सट्रीम एक्सटेंशन होती है नेक में, सर्वाइकल स्पाइंस में, तो इस इंजरी कहते हैं दिस इज़ विप्लैश इंजरी। हमने बात की कि जिस लेवल के ऊपर इंजरी होगी उससे नीचे नीचे सब फारिग हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर सर्वाइकल स्पाइन की इंजरी हुई है, से C1 पे हुई है, C3 पे हुई है, तो सर्वाइकल स्पाइन से नीचे जितना एरिया है वो सारा फारिग, पेशेंट जो है वो क्वाड्रिप्लीजिया के साथ प्रेजेंट करेगा, चारों हाथ पैर नहीं काम करे।
तो क्योंकि अब इस केस में क्वाड्रिप्लीजिया हो गया, उसके अलावा जितने इंटरकोस्टल मसल्स हैं थोरैसिक रीजन के, एब्डोमिनल रीजन के, सारे फारिग हो जाएंगे। तो इस तरह जो डायाफ्राम होता है उसकी भी सप्लाई होती है। C3 C4 C5 कीप्स द डायाफ्राम अलाइव। सो ये भी फारिग हो जाएंगे, जिसकी वजह से पेशेंट जो है सांस नहीं ले सकेगा, डायफ्रैग्मेटिक पैरालिसिस के साथ आएगा और ऐसे पेशेंट को वेंट के ऊपर फेंकना पड़ेगा। इसी तरह अगर इंजरी होगी है C4 या C5 के लेवल के ऊपर, तो C4 C5 से नीचे जितना एरिया है वो सारा फारिग हो जाएगा, कंप्लीट पैरालिसिस हो जाएगा लेग्स का, आर्म्स का, और इसे हम कहेंगे अगेन क्वाड्रिप्लेजिया। हाँ, अगर लेग्स इसमें पूरी फारिग हो गई हैं, पूरी फारिग हो गई हैं, लेकिन जो आर्म्स है ना वो उनमें थोड़ी थोड़ी जान है, एबडक्ट हो रही हैं, फ्लैक्स हो रही हैं, तो इसका मतलब कि इंजरी जो है वो लाइकली C6 C5 पे है, क्योंकि जो ब्रेकियल प्लेक्सिस होते हैं ना उसमें C5 C6 C7 C8 T1, तो हम कह सकते हैं कि बाजू की जो सप्लाई है वो C5 6 7 8 T1 है। तो अगर इंजरी हुई है C6 के लेवल पे, तो ये जो डेल्टॉइड और ये वाला एरिया ये थोड़ा बड़ा काम करेगा, बाजू में थोड़ी थोड़ी बिल्कुल माइनर ना होने के बराबर थोड़ी सी एबडक्शन फ्लेक्शन होगी, दैट्स बिकॉज ऑफ डेल्टॉइड। और इसका मतलब अगर टांगे बिल्कुल काम नहीं कर रही और बाजू में थोड़ी सी जान है, हो सकता है इंजरी C6 पे है, C5 पे है। इस तरह अगर हम कहें कि पेशेंट की टांगे बिल्कुल फारिग हो गई है, बिल्कुल काम नहीं करी, पैरालिसिस हो गया कंप्लीट लेग्स का, लेकिन जो हैंड्स हैं, डिस्टल हैंड्स, ये जो उंगलियां जहाँ लगी हुई हैं हैंड्स, ये काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब लीजन जो है वो C6 C7 के ऊपर है। क्योंकि अगर डर्माटोम्स देखें, ब्रेकियल प्लेक्सिस देखें ना, तो डेल्टॉइड के ऊपर C5 है, थोड़ा सा आगे चल जाए तो डिस्टल हैंड के ऊपर C6 और C7 है, फिर T8 और T1 उधर आ जाते हैं जब बगल है। सो जो हैंड वाला पोर्शन है वहाँ पर C6 और C7 की सप्लाई आ रही है। सो ये थोड़ा सा जो है वो काम नहीं करेंगे और लेग्स जो हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करेंगी। इसी तरह अगर इंजरी हो जाए थोरैसिक लेवल के ऊपर, फॉर एग्जांपल T2 T4 T8 T12, तो इन सब से नीचे क्या है, टांगे हैं, ठीक है, टांगे नीचे से शुरू हो रही हैं, तो पैराप्लीजिया पेशेंट की बिल्कुल जो है टांगे वो बिल्कुल काम नहीं करेंगे। हाँ, हाथ जो है वो काम करेंगे, क्योंकि हाथ जो है वो ऊपर ऊपर है, C5 6 7 8 T1 के लेवल पे ऊपर हाथ हैं। सो अगर पेशेंट के हाथ काम कर रहे हैं दोनों और टांगे नहीं काम कर रही, तो इसका मतलब इंजरी जो है वो थोरैसिक लेवल पे है, बिलो T1 लेवल। इसी तरह अगर इंजरी होती है T1 से लेकर T8 के कई लेवल पर, तो इसके अंदर ट्रंक के अंदर पुअर कंट्रोल होगा, क्योंकि ये सारी एरिया की सप्लाई ट्रंक की है, T1 2 3 4 5 6 7 और 8, और जितने एब्डोमिनल मसल्स है वो ठीक तरह काम नहीं करेंगे। इसी तरह अगर इंजरी हो जाती है T9 T10 T11 T12, तो पेशेंट जो है वो सही तरह बैठ सकता है, क्योंकि बैठने में उसके एब्डोमिनल मसल्स काम करते हैं और ट्रंक काम करती है। सो एक वो अच्छे बैलेंस के साथ बैठ जाएगा, क्योंकि ये जो लेवल है ये इंजरी से ऊपर है, ये काम कर रहा है। सो अगर पेशेंट कह रहा है कि मेरी टांगें नहीं काम कर रही, लेकिन मैं ठीक तरह बैठ जाता हूँ, इस तरह बैठूँ तो डिगता नहीं हूँ एक जगह पर या दूसरी जगह, हो सकता है कि इंजरी जो है वो T9 से T12 के लेवल पर हो। और इसके अलावा अगर इंजरी लंबार लेवल पर है, L1 L2 या सैक्रल रीजन के ऊपर है, तो इस केस में क्या होगा कि जो हिप फ्लैक्सर्स और लेग्स के फ्लैक्सर्स हैं उनके अंदर कंट्रोल जो है डिक्रीज़ हो जाएगा। ये रियली डिपेंड करता है कि लीजन किस लेवल के ऊपर है। अब अगर कोई सेंसरी लॉस ट्रंक के ऊपर है, ट्रंक चेस्ट रीजन के ऊपर है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्यूरेटली गाइड करेगा कि स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर इंजरी या लीजन किस लेवल के ऊपर है। जिस पेशेंट के अंदर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो जाती है, पहली बात लॉस ऑफ सेंसेशन तो चली जाती है, क्योंकि एंट्रोलैटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स होते हैं। इसके अलावा जितने मोटर फंक्शन होते हैं, क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक से मोटर फंक्शन करने होते हैं, स्पाइन यहाँ पर इंजर है वो भी फारिग हो जाते हैं। इस तरह डॉर्सल कॉलम ने जो है वो लेके जानी होती है वाइब्रेशन, फाइन टच सेंसेशन, ये भी फारिग हो जाती हैं। इसके अलावा और भी एसोसिएटेड फंक्शंस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल लॉस ऑफ बावल एंड ब्लैडर कंट्रोल, ये तब होगा जब सैक्रल एरिया को इंजरी हिट होगी, क्योंकि सैक्रल एरिया के ऊपर ब्लैडर का कंट्रोल होता है। इस तरह सेक्सुअल फंक्शन भी जो है वो अफेक्ट हो सकते हैं। सो ये रियली डिपेंड करता है कि इस लेवल के ऊपर इंजरी हुई है। इसके अलावा ऑटोनोमिक फंक्शन जितने हैं वो भी डिस्टर्ब हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लड प्रेशर जो है ऊपर नीचे हो सकता है, लो हो सकता है। इसी तरह रिड्यूस कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर हो सकता है, इनएबिलिटी टू स्वेट, पसीना नहीं आएगा, और जहाँ पर इंजरी हुई है उसके नीचे क्रॉनिक पेन हो सकती है। अब अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इसमें स्पाइंस का एक्सरे करा देंगे, उसमें हमें फ्रैक्चर या डैमेज जो है स्पाइन बोन्स को वो मिल जाएंगी। सीटी स्पाइन करवा सकते हैं, एमआरआई स्पाइन का करवा सकते हैं, ताकि हम पिन पॉइंट लोकेशन को फाइंड आउट करें। उसके अलावा देखें कि स्पाइनल कॉर्ड ट्रॉमा का एक्सटेंट कितना ज़्यादा है। इसके अलावा अगर कोई कंप्रेसिव लीजन है तो वो भी नज़र आ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लड क्लॉट है, हीमाटोमा है, वो कंप्रेस कर रहा है, तो ये इस केस पे नज़र आ सकता है। उसके अलावा माइलोग्राम करवा सकते हैं। अब ये क्या है, वेल डाई इंजेक्ट करके हम स्पाइन का एक्सरे लेते हैं, दिस इज़ माइलोग्राम।
उसके अलावा SSEP करवा सकते हैं, दिस इज़ सोमैटोसेंसरी इवोक्ड पोटेंशियल। अब ये हम क्यों करवाएंगे, ये हम करवाएंगे ताकि हम चेक करें कि स्पाइन के थ्रू सिग्नल्स जो हैं यानी कंडक्शन जो है वो सही तरह हो रही है कि नहीं हो रही। इसके अलावा मैग्नेटिक स्टिमुलेशन करवा सकते हैं, उसका भी यही काम है कि स्पाइन के थ्रू सिग्नल्स या कंडक्शन को चेक करना। सो अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को इमोबलाइज़ करना है। यूँ ना हो कि पार्शल फ्रैक्चर हो, हम उसे इतना इधर उधर करें, उसकी इतनी ज़्यादा हैंडलिंग कर दें कि वो कंप्लीट फ्रैक्चर के अंदर चेंज हो जाए और पेशेंट का काम जो है वो और ज़्यादा बिगड़ जाए। हो सकता है कि वो ठीक हो सकता हो, लेकिन हमने उसकी इतनी ज़्यादा हैंडलिंग की है कि अब वो और ज़्यादा बिगड़ गया हो। सो सबसे पहले पेशेंट को इमोबलाइज़ करना है। उसके अलावा स्टीरॉइड्स देने हैं, सर्जरी करनी है, स्पाइनल ट्रैक्शन खींच के रखना है, स्पाइन को मोबलाइज़ करना है, नर्सिंग केयर करनी है, फॉर एग्जांपल जो मसल के स्पाज्म है, स्किन की केयर, बाउल ब्लैडर, ये सारी केयर, रिहैब करना है बाद में, जिसमें फ़िज़िकल थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी वगैरह करवाएंगे। तो अगर सबसे पहले इमोबलाइजेशन की बात करें तो ये वहीं से शुरू हो जाता है जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ कोई बंदे को वजी है वहीं से ही इमोबलाइज कर देना है, उसको चुप करके उठाकर जो बोर्ड है, स्पाइन बोर्ड, उसके ऊपर रखना है। वो बड़ा हार्ड सा होता है नीचे से, और उसकी ज़्यादा हैंडलिंग नहीं करनी, और अगर करेंगे तो फर्दर डैमेज हो जाएगी नर्वस सिस्टम को। तो फिर इसमें क्या करना है, पेशेंट को सबसे पहले स्पाइन बोर्ड के ऊपर रखना है, हेड को उसको कस के रख देना है, क्योंकि वो पेन होगी ना तो इधर उधर अपना सार मारा होगा। तो हेड को उसके फर्मली फिक्स करके रखना है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप्स, और उसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल जो है वो शिफ्ट करना है, क्योंकि इंजरी और ट्रीटमेंट के बीच में जो टाइम है ना वो बड़ा क्रिटिकल फैक्टर है आउटकम को डिटरमिन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स में सबसे पहले डेक्सामेथासोन दे सकते हैं या मेथाइल प्रेडनिसोलोन दे सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, स्वेलिंग कम होगी, और स्वेलिंग कम होगी तो स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज जो है वो कम होगी। स्टीरॉइड्स को जितना जल्दी हो उतना जल्दी एडमिनिस्टर कर देना चाहिए। इसके अलावा सर्जरी करेंगे। सर्जरी क्यों करेंगे, एक वर्ड में बात करें तो डीकम्प्रेशन के लिए सर्जरी करेंगे। सर्जरी में हम क्या करेंगे, फ्लूइड को रिमूव कर सकते हैं, या कोई ऐसा टिश्यू जो कि स्पाइन को बहुत प्रेस कर रहा है बाहर से, उसके ऊपर कंप्रेशन दे रहा है, सो इस टिश्यू या फ्लूइड को रिमूव करेंगे। इसे कहेंगे डीकम्प्रेशन लैमिनेक्टमी। जैसा कि नाम बता रहा है, जो लैमिना है उनको हमने काट देना है। इसके अलावा और सर्जरी क्यों कर सकते हैं, वेल कोई बोन फ्रैगमेंट है, कोई ऐसा पीस है जो अंदर घुस गया है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई डिस्क फ्रैगमेंट है, अपनी ही वर्टिब्रेट्स का कोई डिस्क का पीस है जो अंदर घुसा पड़ा है और वो बार बार प्रेशर या कंप्रेशन कॉज कर रहा है कॉर्ड के ऊपर, उसको निकालेंगे। या फिर कोई फ्रैक्चर्ड वर्टिब्रे है जो इधर उधर बार बार लुढ़क रहा है, खिसक रहा है, उसको स्टेबलाइज करने के लिए भी सर्जरी करेंगे। और उसको स्टेबलाइज किस तरह कर सकते हैं, वेल दो बोन्स को आपस में फ्यूज़ कर सकते हैं, या उनके बीच में कोई हार्ड मटेरियल, कोई हार्डवेयर ठूंस देंगे, इंसर्ट कर देंगे। इसके बाद अगर बात करें स्पाइनल ट्रैक्शन की, तो ये क्या है, वेल इसमें स्पाइन को हम खींच के रखेंगे। ये क्यों करते हैं, ताकि स्पाइन को इमोबलाइज करें। जितना इमोबलाइज करेंगे उतना बेहतर है, जितना ज़्यादा पेशेंट हिलेगा उतनी ज़्यादा स्पाइन को और ज़्यादा इंजरी होगी। इसके अलावा ना सिर्फ स्पाइन को इमोबलाइज करेंगे, इसके साथ साथ स्कल को भी इमोबलाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ टोंग्स। अब ये टोंग्स क्या हैं, दीज आर मेटल ब्रेसेस दैट आर प्लेस्ड इन स्कल, और दूसरी साइड से अटैच होंगे ट्रैक्शन वेट के साथ, ताकि बॉडी को ये खींच के रखे। इसके अलावा नर्सिंग केयर कर सकते हैं। अब इसमें पेशेंट को बजी पड़ी है, सही करके उसकी स्पाइन इंजर हुई पड़ी है, सो इस केस में क्या होगा, उसकी बॉडी मस्कुलर स्पाज्म में जा सकती है, जिसकी वजह से और ज़्यादा पेन होगी। तो इसमें क्या करेंगे, एंटी स्पाज्मोटिक्स देंगे। उसके अलावा स्किन ऑफ केयर, हो सकता है बेड के ऊपर लेट लेट के उसको प्रेशर अल्सर्स पड़ जाए, उसकी केयर करेंगे। ब्लैडर के लिए कैथेटराइज करेंगे, और इसके अलावा उसकी पॉटी का भी इंतज़ाम करेंगे। इसके अलावा रिहैब करेंगे। अब ऐसे नहीं है कि स्पाइन इंजरी होगी ट्रीट करके छोड़ दिया, अब उसकी रिहैबिलिटेशन भी करनी है। एक्सटेंसिव इसमें फ़िज़िकल थेरेपी कर सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं, और बाकी जितनी रिहैब की इंटरवेंशंस हैं उनको हम अप्लाई कर सकते हैं, तब जब एक्यूट इंजरी एक दफ़ा हील हो जाए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, वेल जो बंदे को अब ट्रॉमा पहुंचा है, स्पाइनल ट्रॉमा, उसके बाद बंदा अपनी लाइफ को रिकवर करेगा, और अगर कोई डिसेबिलिटी आ गई है तो उसको कोप करना सीखेगा, उसके साथ लाइफ गुजारना सीखेगा। अब अगर इस सारे सिनेरियो में पेशेंट को इंजरी हुई और रिहैब किया, और एक हफ्ते के अंदर अंदर उसकी काफ़ी सारी मूवमेंट और सेंसेशन जो है वो वापस आ गई, तो इसका मतलब कि अच्छी रिकवरी है, और बहुत सारे फंक्शन जो है वो वापस आ जाएंगे। हाँ, इस सारे केस में 6 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन अगर तो 6 महीने गुजर गए हैं, पेशेंट में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही, तो लेस लाइकली है कि इसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट आए। ये सारी डिसेबिलिटीज़ जो है अब परमानेंट है। सो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जब एक दफ़ा स्पाइन को इंजरी हुई है, पैरालिसिस हो सकता है। अब इस पैरालिसिस पे पैराप्लीजिया आ सकता है और क्वाड्रिप्लीजिया। पैराप्लीजिया
दोनों टांगे फारिग होंगी। क्वाड्रिप्लीजिया ये सिर्फ तब आएगा जब सर्वाइकल स्पाइन के लेवल के ऊपर इंजरी होगी, क्योंकि जहाँ पर लीजन, जहाँ पर इंजरी होती है उससे नीचे वाला एरिया फारिग होता है। इसमें कभी भी हेमी पैरालिसिस नहीं आएगा। ऐसे कभी भी नहीं होगा कि लेफ़्ट साइड या राइट साइड ऑफ बॉडी वो काम ना करे। फॉर एग्जांपल एक लिम्ब और एक आर्म, या एक लेफ़्ट साइड की लिम्ब और लेफ़्ट साइड की आर्म, हेमी पैरालिसिस नहीं होगा। हेमी पैरालिसिस जो होता है वो ब्रेन की कॉजेज़ में होता है, स्ट्रोक वगैरह में होता है। सो जो स्पाइन के इंजरीज़ हैं या फिर जो ट्रांसवर्स माइलाइटिस वगैरह है, इन केसेस में पैराप्लीजिया और क्वाड्रिप्लीजिया होगा। इसके अलावा सेंसेशनल लॉस हो सकता है, लॉस ऑफ ब्लैडर, बावल कंट्रोल हो सकता है, जिसकी वजह से यूटीआईज हो सकते हैं, सेक्शुअल फंक्शन जो है वो ख़त्म हो सकता है, मेल इम्पोटेंसी हो सकती है, ब्रीदिंग मसल्स जितने डायफ्राम के मसल्स हैं उनका पैरालिसिस हो सकता है, पक्का पक्का वाइंट पे जा सकता है। उसके अलावा इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, डीवीटीज़ हो सकते हैं, बेड पे पड़े पड़े उसको डीवीटीज़ हो जाए, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी इन्फार्क्ट और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाए, और इसी तरह स्किन ब्रेकडाउन, स्किन अल्सर्स हो सकते हैं और कंट्रैक्चर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज़ स्पाइनल शॉक। स्पाइनल शॉक क्या है? जब भी स्पाइन को कोई सडन इवेंट आता है, कोई सडन इम्पैक्शन होती है, बाहर से अचानक फोर्स आती है, तो उसकी वजह से जितने स्पाइनल रिफ्लेक्सेस हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। अब स्पाइनल रिफ्लेक्सेस के साथ साथ ऑटोनोमिक रिफ्लेक्सेस भी सस्पेंड हो सकते हैं, और ये सिर्फ उसी सेगमेंट के होंगे, उसी आइसोलेटेड स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट के होंगे जहाँ पर सट बजती है या जहाँ पर सीवियरली इम्पैक्शन होती है। अब ये जो स्पाइनल शॉक का ड्यूरेशन है ये वेरिएबल है, 1 से 6 हफ्ते के लिए भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। सबसे पहले इसमें ए रिफ्लेक्स ही होंगे, रिफ्लेक्स बिल्कुल फारिग हो जाएंगे, और फिर बाद में जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हाइपर रिफ्लेक्सिया हो सकता है। नेक्स्ट इज शियाटिक पेन। शियाटिक पेन क्या है? शियाटिक नर्व के एरिया के अंदर लो बैक पेन है जो रेडिएट करती है इन द टेरिटरी ऑफ शियाटिक नर्व रूट्स, और जो मेजॉरिटी कॉज है दैट्स बिकॉज ऑफ प्रोलैप्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। जो दो वर्टिब्रेट्स हैं उनके बीच में डिस्क होती है, जब वो प्रोलैप्स कर जाती है तो शियाटिक नर्व को कंप्रेस करती है, जिसकी वजह से शियाटिका होता है, जिस इज़ कॉल्ड शियाटिक पेन। इसके अलावा अदर कॉजेज़ देखें, ट्यूमर हो सकता है क्वाड्रा इक्विना एरिया का, या कैरीज हो सकती हैं स्पाइन में, फॉर एग्जांपल टीबी हो जाए, पॉट्स डिजीज़ वगैरह हो जाए। इसके अलावा पेल्विक डिजीज़ हो सकती हैं, ट्रॉमा, प्रेगनेंसी, सॉस ऑब्सेस हो सकता है, सॉस मसल के अंदर होता है, कंजेनिटली होता है। इसके अलावा नर्व के अंदर कोई इंजेक्शन लगाया तो इसमें भी शियाटिक पेन हो सकती है। अब अगर बात करें प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, तो ये क्या होता है? वेल, जो दो वर्टिब्रेट्स होती हैं, जो दो हड्डियाँ होती हैं, उनके बीच में एक ठुस ठुस बॉल होती है जिसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क या फिर इंटरवर्टिब्रल फाइब्रो कार्टिलेज। ये एक्चुअली एक फाइब्रो कार्टिलेज होती है, दो वर्टिब्रेट्स के बीच में होती हैं, और ये जो डिस्क होती है ये कार्टिलेजिनस जॉइंट बनाती है, जिसके ऊपर हल्की सी वर्टिब्रेट्स के अंदर मूवमेंट्स हो सकती हैं, और ये एज अ लिगामेंट काम करती है और वर्टिब्रेट्स को आपस में होल्ड करके रखती है। आप अगर डिस्क के एरियाज़ की बात करें तो इसमें एक आउटर एरिया होता है और एक अंदर वाला एरिया होता है। आउटर वाला एरिया होता है जो बाउंड्री बना रहा होता है, उसे कहते हैं एन्यूलस फाइब्रोसिस, क्योंकि ये बाउंड्री बना रहा है इसीलिए एन्यूलस है। और जो अंदर वाला एरिया है जिसमें सारा फ्लूइड पड़ा होता है, जो कि ठुस ठुस बॉल की तरह काम कर रहा होता है, उसे कहते हैं न्यूक्लियस पल्पोसिस, क्योंकि यहाँ पे सारा पल्प होता है। सो जो एन्यूलर फाइब्रोसिस होता है, जो कि बाहर वाली एयर होती है, फाइब्रस टिश्यू की होती है, इसके अंदर काफ़ी लेयर्स होती हैं फाइब्रोकार्टिलेज की, और इस तरह जो है ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रक्चर बनाती है। अगर बात करें डिस्क हर्निएशन की, तो इसमें हुआ क्या है कि जो डिस्क है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वो अपनी जगह से खिसक कर बाहर आ गया है, तो हम इसे कह सकते हैं दिस इज़ प्रोट्रूजन ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसिस। और ये किस डायरेक्शन में होता है? पोस्टीरियर लैटरली सबसे ज़्यादा कॉमन होता है, पोस्टीरियर भी और लैटरली भी, और यही वो जगह है जहाँ से नर्व्स की रूट्स निकल रही होती है। अगर हम स्पाइन का स्ट्रक्चर देखें ना, तो पोस्टीरियर लैटरली इस तरह सारी रूट्स जो हैं स्पाइन से निकल रही होती हैं और फिर पूरी बॉडी में जाती हैं। ये क्या करती हैं? सीधा आकर उस स्पाइन को कंप्रेस करती हैं और उस एरिया के अंदर पेन होती है। अब हमने कहा कि इस हर्निएशन के अंदर न्यूक्लियस पल्पोसिस निकलता है, जो बाहर वाला एरिया होता है एन्यूलस फाइब्रोसिस वो नहीं निकलता, उसके अंदर तो डिफेक्ट होता है। जो बाहर वाली बाउंड्री है एन्यूलस फाइब्रोसिस, उसके अंदर जब कोई सुराख होता है, कोई डिफेक्ट होता है, तो उसके अंदर से जितना अंदर वाला मटेरियल है, पल्पोसिस है, वो बाहर निकल आता है और इन नर्व्स को कंप्रेस करता है। अगर कॉमनेस्ट साइट की बात करें तो L5 S1 के बीच में ये डिस्क हर्निएशन हो सकती है। इसके अलावा L4 और L5 के बीच में भी हो सकती है। अगर सर्वाइकल गर्दन की बात करें तो इसमें C5 और C6 के बीच में, या फिर C6 और C7 के बीच में हर्निएशन हो सकती है। अब जो सर्वाइकल
हर्निएशन होती है, इट इज़ ऑलवेज या मोस्ट ऑफ द टाइम एसोसिएटेड विद डीजनरेटिव चेंजेस इन स्पाइन। और इसी वजह से जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें हमेशा गर्दन के जो मसले बने रहते हैं। होता क्या है, डीजनरेटिव चेंजेस होती हैं और C5 C6 या C6 और C7 एरिया के ऊपर ये जितनी डिस्क है ये हर्निएट कर जाती है। इसके अलावा अगर बात करें लंबर डिस्क हर्निएशन की, तो इसमें क्या होगा, लंबर पेन होगी और जो पेन होगी वो रेडिएट करेगी टुवर्ड्स द बटक्स, थाइज और काफ साइड के ऊपर। अब जैसे ही पेशेंट वल्साल्वा मनूवर करेगा, यानी अपना अंदर वाला प्रेशर जो इंक्रीज़ करेगा या फिर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर किसी और तरीके से इंक्रीज़ करे, कफ करे, स्नीज़ करे, स्ट्रेन करे, ज़ोर उठाए, तो इन सारे केसेस में पेन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीवेट कर जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। इसके अलावा अगर पेशेंट कहें कि सीधे लेट जाओ और अपनी टांग उठाओ, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट करेंगे, जिसके अंदर होता क्या है कि एक्चुअली शायटिक नर्व स्ट्रेच होती है, तो इस केस में भी पेशेंट की चीखें निकलेंगी। और पेन जो है वो ठीक किस तरह होगी, पेशेंट कहेगा मैं जब बैठ जाता हूँ ना तो फिर कमर वाली जो दर्द है या बटक्स वाली दर्द है ये ठीक हो जाती है, तो इसका मतलब लंबर डिस्क हर्निएशन है। इसके अलावा अगर पेशेंट की एंकल यानी जो गिट्टे उनकी डॉर्सिफ्लेक्शन चेक करें कि अपने पाँव इस तरह ऊपर उठाओ तो वो नहीं उठाएगा, वीक होगा, दैट्स बिकॉज ऑफ L5। और प्लांटर फ्लेक्शन अगर चेक करें कि अपने पाँव जो है वो नीचे की तरफ इस तरह ज़मीन पे मारो तो वो नहीं कर सकेगा, दैट्स बिकॉज ऑफ S1। सो L5 S1 ये सारे लंबर प्लेक्सिस से रिलेटेड हैं। सो इस केस में दोनों की वीकनेस होगी, एंकल की डॉर्सिफ्लेक्शन की भी और प्लांटर फ्लेक्शन की भी वीकनेस होगी। अब हमने पढ़ा है कि डिस्क जो है वो प्रोट्यूड करती है पोस्टीरियर लैटरली। अगर तो डिस्क प्रोट्यूड कर जाए सेंट्रली तो ये और ज़्यादा डिवास्टेटिंग इवेंट होता है, और इस केस में बायलैटरल दोनों साइड के ऊपर पेन हो सकती है, स्फिंक्टर डिस्टर्बेंसेस हो सकती है, कॉर्डा इक्विना कंप्रेशन हो सकती है, या फिर शाटिक पेन हो सकती है। इसके अलावा अगर एग्जामिनेशन की बात करें तो नॉर्मली लॉस ऑफ लंबर लॉर्डोसिस, जब हम स्पाइन का एक्सरे कराते हैं तो जो लंबर रीजन होता है वहाँ पर एक नेचुरली थोड़ा सा कर्व होता है, स्पाइन इस तरह आगे की तरफ कर्व खा रही होती है, पेट थोड़ा सा बाहर निकला होता है, इसे कहते हैं नेचुरल लंबर लॉर्डोसिस। इसका लॉस हो जाएगा, ये सीधा हो जाएगा एंगल। उसके अलावा लंबर स्पाइंस जो है वो फ्लैट हो जाएंगी। इसके अलावा पेशेंट को जब कहेंगे लेटो और अपनी टांगें जो है ऊपर उठाओ, स्ट्रेट लेग रेजिंग करवाएंगे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होगी, पेशेंट की चीखें निकलेंगी। इसके अलावा पेशेंट को जब कहेंगे प्लांटर या डॉर्सिफ्लेक्शन करे एंकल की तो वो वीक होंगी। उसके अलावा सेंसरी लॉस होगा ऑन द मीडियल साइड ऑफ डॉर्सम ऑफ फुट और ग्रेटर टो, ये जो एरिया है ये L5 इनरवेट का एरिया, सो इस एरिया के ऊपर लॉस होगा और मोस्ट प्रॉबेबली इसमें L4 L5 डिस्क की लीजन होंगी। इसके अलावा जो लैटरल साइड ऑफ फुट है उसके ऊपर भी सेंसरी लॉस हो सकता है, और ये वाली जो एरिया है S1 इनरवेट का एरिया, सो इस केस में जो डिस्क का लीजन होगा वो L5 S1 के ऊपर हो सकता है। एंकल जर्क जो है डिमिनिश हो जाए, सो इस केस में लीजन जो है वो S1 के अराउंड होगा। इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, MRI इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, और इसमें डिस्क प्रोट्रूजन जो है वो मिल जाएगी। ट्रीटमेंट सबसे पहले तो पेशेंट की पेन ठीक करेंगे, चीख रहा है एनाल्जेसिया देंगे, बेड रेस्ट करवाएंगे और जेंटल मोबिलाइजेशन और फिजियोथेरेपी करवाएंगे। सर्जरी क्या करेंगे, कब करेंगे, सर्जरी के अंदर डीकम्प्रेशन करेंगे और इसकी कुछ ना कुछ इंडिकेशन है। पहली इंडिकेशन जब सेंट्रल प्रोट्रूजन, हमने कहा जब सेंट्रल प्रोट्रूजन होती है ना तो वो उसके इवेंट्स बड़े डिवास्टेटिंग होते हैं, कॉर्डा इक्विना कंप्रेशन हो सकती है, स्फिंक्टर डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, बायलैटरल पेन हो सकती है। सो एक्यूट कंप्रेशन दैट्स बिकॉज ऑफ सेंट्रल प्रोट्रूजन। सो इस केस में हम एमरजेंसी सर्जरी करेंगे, डीकम्प्रेशन करेंगे। और सर्जरी या डीकम्प्रेशन की क्या इंडिकेशंस है, कंजर्वेटिव मेजर्स की, एनाल्जेसिक और फिजियोथेरेपी वगैरह कराइए, सुकून नहीं आया तो सर्जरी करेंगे। या फिर इसके अलावा पेशेंट को बार बार डिसेबलिंग अटैक्स आ रहे हैं, कह रहा है कभी मेरी टांग नहीं काम कर रही, फिर अब करना शुरू हो गई है, फिर कह रहा है कि फिर नहीं कर रही, तो अगर उसको डिसेबिलिटी के बार बार फ्रीक्वेंट अटैक्स आ रहे हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर, तो वो इसलिए है क्योंकि जो डिस्क है वो बार बार अच्छा खासा हर्निएट कर रही है, अच्छा खासा कंप्रेस कर रही है। सो इस केस में भी जो है वो सर्जरी करेंगे। सो तीन इंडिकेशन है, पहली बात सेंट्रल प्रोट्रूजन, दूसरी बात फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मेजर्स, तीसरी बात फ्रीक्वेंट डिसेबलिंग एक्यूट अटैक्स।